इश्कबाज़ प्यार की जान। चैप्टर 191 रेडियो रोमांस। अर्धांश धोती पहने रेडी था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अभी अपना बाल ही सूखा रही थी। आज उसे पूर्व राजस्थानी लिबास पहने वाली थी। वो भारी घाघरा चोली और गहने को देख वो बीमार हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल बाल सूखने के बाद मेकअप करने लगे थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश वही बैठे स्नेहल को धीरे धीरे काम करते देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश इरिटेट होके बोला, क्या हुआ स्नेहल, पूजा में नहीं बैठना आपको? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अर्धांश को देख के बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मुझे ये पहनने नहीं आती, इसमें इतने सारे गहने हैं जो मुझे पता ही नहीं है कहाँ कहाँ पहनते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल के पास जाके बोला, तो इसलिए परेशान है आप? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुंह लटका के हाँ में सर हिला के बोली, क्या आप आयुषी को बोल दोगे मेरी हेल्प करने के लिए? आप इतने सेक्सी लग रहे हो, मुझे भी तो आपसे थोड़ा बहुत लगना है ना। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश हंसते हुए बोला, आप ना बहुत प्यारी है, आप में एक अच्छी आदत है, आप मन में कोई बात नहीं रखती, आपको जिसे जो बोलना है आप बोल ही देती है, इसलिए आप हमें और भी ज्यादा प्यारी लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल स्माइल करने लगी थी। अर्धांश प्यार से बोला, आप रेडी हो तब तक हम आयुषी को भेजते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल पल के झपका दी थी। अर्धांश बाहर चला गया था। स्नेहल रेडी होने लगी थी। अर्धसंग बाहर चला गया था। वो आयुषी को ढूंढते हुए उसके कमरे में गया। आयुषी कमरे में नहीं था। वो पूजा होने वाले जगह पर सबकी मदद कर रही थी। अर्धांश उसे खोजते हुए वहीं पहुंचा। वो आयुषी को हेल्प के लिए कहा। आयुषी कुछ देर का कह के काम में बिजी हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश वापस कमरे की तरफ चला गया था। स्नेहल भी अपना मेकअप पूरा करके कपड़े और गहने के पास गई। वो घाघरा चोली उठाते हुए बोली, ये तो मैं पहन ही सकती हूँ जब तक आयुषी न आए। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल रूम के एक कोने में जाकर घाघरा पहनने लगी थी। उसके बाद चोली देखा तो कंफ्यूज होके बोली, इन पीछे कहाँ है? सिर्फ ये डोरी मेरी इज्जत बचा कर रखेगी? ये किस टेलर ने बनाया है? पीछे कुछ तो सपोर्ट सिस्टम देता, भगवान जी इज्जत बचा लेना। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल पहने लगी और लग गई डोरी बांधने के जड़ोजेठ में। उसी वक्त दरवाजा खुला। अर्धांश अंदर आया। वो कुछ कहता कि स्नेहल बोली, अच्छा किया आयुषी आप आ गई, अब हमारी हेल्प कीजिए, ये डोरी देख रही है, उतनी देर में हमसे सिर्फ 2 डोरी बंधी है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल को देख के शांत पड़ गया था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उद्धरण चिन्ह। वो धीरे धीरे स्नेहल के पास गया। वो जैसे ही स्नेहल को छुआ, स्नेहल सिहर उठी थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल के कुरफात दिमाग ने सोचा, क्या मैं तो स्त्रीघट हूं ना? तो फिर आयुषी के छूने पर मैं कांप कैसे उठी? क्या मैं गे बन गई हूँ? नहीं भगवान जी ऐसा मत करो, मैं अर्धांश जैसे सेक्सी बंदे को नहीं छोड़ सकती, प्लीज ये फीचर मेरे अंदर से निकल दो। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश अपने आप को रोक नहीं पाया। वो स्नेहल के कमर में हाथ डाल के करीब किया और अपने होठ स्नेहल के पीठ पर रख दिया था। स्नेहल की सांसें रुक सी गई। वो धीरे से बोली, अर्धांश आप। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये दोनों रोमांस में खो ही रहे थे कि आयुष अंदर आते हुए बोली, भाभी माँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो दोनों को देख के झटके से आंखें बंद करके पीछे मुड़कर बोली, हमने कुछ नहीं देखा, हम बाद में आते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों आयुषी की आवाज सुनकर अलग अलग खड़े हो गए थे। अर्धांश इधर उधर देखते हुए बोला, हमें नीचे जाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश आयुषी के बगल से निकल गया था। आयुषी मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। वो स्नेहल को चिढ़ाना चाहती थी, पर स्नेहल की चेहरे की रंगत देख के वो प्लान छोड़ दिया था। आयुषी स्नेहल की मदद करने लगी थी। कुछ देर में स्नेहल रेडी हो गई थी। वो पूरी दुल्हन की तरह रेडी हुई थी। नाक में नथ, माथे पर टिका, सर पर बड़ा सा आंचल। स्नेहल किसी महारानी से काम नहीं लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। आयुषी काजल का टिका लगते हुए बोली, चले भगवती पूजा का टाइम हो गया है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल हमें सर दिला दिया था। उद्धरण चिन्ह।
वह पायुसी के साथ नीचे चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। जब वो नीचे आई सबकी नजरें ठहर सी गई थी। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उद्धरण चिन्ह। दादीसा और अनुराधा जी हाथ बंधे मुस्कुराते हुए स्नेहल को देख रही थी। अर्धांश तो जैसे खोसा गया था। उद्धरण चिन्ह। उसे आर्या की बनाई हुई तस्वीर जो उनके कमरे में लगी हुई थी वो याद रही थी। आज स्नेहल उसी तस्वीर की तरह दुल्हन लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी भी आ गए थे, वह पूरा की तैयारियां कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश के कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। उद्धरण चिन्ह। वो अपना हाथ स्नेहल की तर्ज कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुस्कुराते हुए अपना हाथ अर्धांश के हाथों में दे दी थी। वो तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। प्रेयसी सी स्नेहल के पास आकर बलाई लेकर सर चूमते हुए बोली, बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही हो तुम, नजर ना लगे किसी की तुम्हें चांद का टुकड़ा लग रही हो। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मम्मा, आखिर आपकी बेटी हूँ, थोड़ी बहुत तो सुंदरता आपकी मेरे ऊपर आएगी ना। दादी सा नोटों का बंडल निकाल के स्नेहल पर वार को नौकर को देते हुए बोली, गरीबों में बांट दे, उन्हें कहिएगा हुक्म रानी सा के लिए दुआ मांगने। स्नेहल नीचे झुक के दादी सा के पाँव छू के आशीर्वाद ली। अनुराधा जी नजर उठाते हुए बोली, हमारी बहुत को किसी की नजर ना लगे और आप दोनों की जोड़ी सलामत थे जन्मों के लिए। अर्धांश और अन्य झुक के दोनों ने अनुराधा जी के आशीर्वाद लिए। पंडित जी के बुलाने पर दोनों जहां पूजा वाले जाग पर चले गए थे। दोनों भगवान के सामने बैठे हुए थे। कुछ टाइम में वाहन संतोष जी हाँ आकर अर्धांश के कान में कुछ बोले। अर्धांश आंखें बड़ी करके घूरने लगा था। 192 नारे। चैप्टर 192 नारे। पंडित जी भी आ गए थे, वह पूरा की तैयारियां कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश के कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। उद्धरण चिन्ह। वो अपना हाथ स्नेहल की तर्ज कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुस्कुराते हुए अपना हाथ अर्धांश के हाथों में दे दी थी। वो तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। प्रेयसी सी स्नेहल के पास आकर बलाई लेकर सर चूमते हुए बोली, बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही हो तुम, नजर ना लगे किसी की तुम्हें चांद का टुकड़ा लग रही हो। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मम्मा, आखिर आपकी बेटी हूँ, थोड़ी बहुत तो सुंदरता आपकी मेरे ऊपर आएगी ना। दादी सा नोटों का बंडल निकाल के स्नेहल पर वार को नौकर को देते हुए बोली, गरीबों में बांट दे, उन्हें कहिएगा हुक्म रानी सा के लिए दुआ मांगने। स्नेहल नीचे झुक के दादी सा के पाँव छू के आशीर्वाद ली। अनुराधा जी नजर उठाते हुए बोली, हमारी बहुत को किसी की नजर ना लगे और आप दोनों की जोड़ी सलामत थे जन्मों के लिए। अर्धांश और अन्य झुक के दोनों ने अनुराधा जी के आशीर्वाद लिए। पंडित जी के बुलाने पर दोनों जहां पूजा वाले जाग पर चले गए थे। दोनों भगवान के सामने बैठे हुए थे। कुछ टाइम में वाहन संतोष जी वहां आकर अर्धांश के कान में कुछ बोले। अर्धांश आंखें बड़ी करके घूरने लगा था। तारांकन। अर्धांश स्नेहल को पंडित जी के पास ले गया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल पंडित जी को हाथ जोड़ प्रणाम की। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, सौभाग्यवती भव हुक्म रानी सा। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी बोले, विराजमान करे, पूजा प्रारंभ करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश और स्नेहल पूजा के लिए बैठ गए थे। बैठने से स्नेहल का अंचल सर से गिर गई थी। पंडित जी की नज़र स्नेहल के मांग पर देख के खड़े होके दादी सा से बोले, माता जी हुक्म सा सच में शादीशुदा है न। उद्धरण चिन्ह। सब कंफ्यूज होके पंडित जी को देखने लगे थे। दादी सा हाथ जोड़ के बोली, महंत जी हमसे कोई गलती हो गई है क्या। अर्धांश और स्नेहल भी खड़ी हो गई थी। पंडित जी स्नेहल को देख के बोले, हुक्म रानी शादीशुदा होक भी मांग में सिंदूर नहीं है और पूजा में बैठी है, माताजी अनर्थ न कराए आप हमसे। उद्धरण चिन्ह। दादी सा स्नेहल को देखे लगी थी। वो कुछ कहती कि अर्धांश ने कहा, माफ करे महंत जी, पर स्नेहल हमारे वजह से नहीं लगाई है। हमारी शादी वैसे नहीं हुई जैसा हम चाहते थे, यहाँ तक कि संभालने तक का भी हमें समय नहीं मिला था।
इसलिए हमने कहा जान वो चले तब वो करे, और हमारी शादी हिंदू धर्म से भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी ने कहा, हुक्म जब शादी हो गई है तो अपना धर्म मानना हमारा काम है, अभी आप पवित्र पूजा में बैठ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल बीच में बोली, पंडित जी आप हमें 2 मिनट दे, हम अभी सिंदूर लगा कर आते हैं, ये पूजा किसी भी चीज़ से रुकना नहीं चाहिए, मेरे लिए सिंदूर से ज्यादा मासा और अर्धांश हैं। स्नेहल जाने के लिए खड़ी होती है कि पंडित जी बोले, हुक्म रानी सा अगर से सिंदूर दान की हुक्म सा भगवान के सामने करे तो इससे अच्छा शुभ काम आज के लिए और क्या होगा। स्नेहल अर्धांश को देखी जो उसे ही देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। अनुराधा जी खुश होके बोली, हाँ महंत जी भगवान जी की भी यही इच्छा थी शायद। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी बोले, माता जी आप एक चंडी का सिक्का ला सिंदूर दान के लिए। उद्धरण चिन्ह। दादी सा आयुषी से बोली, लड़ो जाए संदूक से चंडी का सिक्का और मंगलसूत्र लाए। उद्धरण चिन्ह। आयुषी मुस्कुराते हुए बोली, जी दादी सा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपनी जगह पर बैठ गई थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश धीरे से बोला, सॉरी स्नेहल आज फिर हम आपके मन की नहीं होने दी, आपको आपका टाइम नहीं दे पाए। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपना हाथ अर्धांश के हाथों पर रखते हुए बोली, इस बारे में बाद में बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश बस पल के झपकते रह गया था। उद्धरण चिन्ह। अभी आयुषी आई ही नहीं थी, संतोष जी भागते हुए आ गए थे वहां, वो अर्धांश के पास जाकर कान में कुछ बताने लगे थे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश सुनते ही शौक में बोला, क्या कब क्यों, और आप हमें अब बता रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सब कोई अर्धांश की तरफ देखने लगे थे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अर्धांश से पूछी, हुक्म क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल का हाथ पकड़ के बोला, महंत जी सुबह मुहूर्त कब तक है। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी टाइम देखते हुए बोली, अभी 1 घंटा से ज्यादा समय है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश सबको देख के बोला, हमारे गांव वाले हमसे सवाल जवाब मांगने आए हैं, ये पूजा कुछ देर बाद होगी। उद्धरण चिन्ह। स्वर्ण जी वहां आते हुए कुटिल मुस्कान लिए बोली, हुक्म कुछ हुआ है क्या। अर्धांश और स्नेहल कोई जवाब नहीं दिए, वो बगल से जाते हुए स्नेहल बोली, हद पर मत करना। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश संतोष जी से कहा, संतोष जी बैठक की तैयारी करिए। उद्धरण चिन्ह। पूरा परिवार भी उनके पीछे चला गया था। उद्धरण चिन्ह। बाहर सब नारे लगा रहे थे, हुक्म हाय हाय, पाप है पाप, बिना शादी के संभव बनाना। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही सैकड़ों लोग हवेली के बाहर खड़े नारे लगाते हैं। कुछ देर में संतोष जी सबको बैठाए, स्नेहल और अर्धांश संतोष जी को अपने पास बुलाकर कुछ करने को कहा था। एक औरत सामने आके बोली, हुक्म सा आपको शर्म नहीं आती, शादी से पहले से स्त्री के साथ रहना ये समाज के लिए पास है, आप ऐसा पाप कैसे कर सकते ही। उद्धरण चिन्ह। सिंगल स्वर्ण जी को देखते हुए बोली, किसने कहा है आपको हमारी शादी नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। दूसरे ने कहा, अगर हुई भी है तो ये लड़की सिंदूर और मंगलसूत्र कहाँ बेहनी है, हवा खा लिया या जमीनत में चला गया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने कहा, मेरे सिंदूर लगाने से ये सब क्या मतलब है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। संतोष जी भागे भागे वहां आ गए थे। अर्धांश वो पेपर्स दिखा के बोला, ये रहा 2 डॉक्यूमेंट जो 2 जगह से शादी का है, एक लंदन और दूसरा इंडिया, और ये शादी के फोटोज जो हमारी और हमारी हुक्म रानी सा का यही। उद्धरण चिन्ह। सब देख के चौंक गए थे, एक दूसरे से बातें करते हुए फुसफुस रहा था। उद्धरण चिन्ह। 193 गठबंधन। चैप्टर 193 गठबंधन। सब कोई मेरा सर्टिफिकेट देख के चौंक गए थे, एक दूसरे से बातें करते हुए फुसफुस रहा था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल स्वर्ण जी को घूरते हुए बोली, ये बातें आप लोगों को बताया किसने है। उद्धरण चिन्ह। सब हाथ जोड़ के बोले, माफ करे हुक्म सा, हम जोश में होश खो बैठे थे, हम सबको कल शाम में ही झूठी खबर पता चल, और हमें फिक्र सताने लगी कि अगर राजघराना ये सब कर रहा है तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। उद्धरण चिन्ह।
स्वर्ण जी गुस्से में दंत पिसते हुए खुद से बोली, इसका मतलब इनकी शादी सच में झूठी नहीं, अब तो चाहे ये रहेंगे या हम। उद्धरण चिन्ह। स्वर्ण जी पैर पटकते हुए अंदर चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश ने कहा, हमें अपनी लक्ष्मण रहा पता है, आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है, ये एक अफवाह है, आप जितनी भूल जाए उतना जी आप सबके लिए चाहोगा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, आप सब भी हमारे खुशियों में शामिल हो, आज माँ सा के लिए हमने पूजा राखी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ऊपर अनुराधा जी की तरफ इशारा की, सब उन्हें देख के चौंक गए, सब एक दूसरे से बातें करने लगे, अरे बड़ी हुक्मरानी जिंदा है, अरे ये तो बड़ी हुक्मरानी रानी सा जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। सब कोई इसी तरह की बातें कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। संतोष जी पूजा स्थान पर सबको आने का बोले और उनकी बैठे नई तैयारियां करने लगे थे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल और अर्धांश फिर से पूजा स्थान पर जाकर बैठ गए, पूरा परिवार भी वो खुशी खुशी बैठ गया था। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी आयुषी से बोली, बाईसा यहाँ आकर अपने भाई भाभी का गठबंधन करे। उद्धरण चिन्ह। आयुषी खुशी खुशी उठकर पंडित जी के पास जाकर बोली, महंत जी क्या हमें इसके लिए नेग मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी हाँ में सर हिला के बोले, हाँ बाईसा आप अपने भाईसा से नेग ले सकती है, बस गांठ अपनी ताकत से भी कास के बांधेगा। उद्धरण चिन्ह। आयुषी हाँ में सर हिला के अर्धांश से फुसफुसाते हुए बोली, भाईसा हमारा फोन और लैपटॉप। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश आगे बोलने तक नहीं दिया, वो में बिच बोल दिया, शाम तक आपके पास नहीं आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आयुषी मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची आप बहुत अच्छे हैं। उद्धरण। गठबंधन होने के बाद पंडित जी बोले, हुक्म चांदी की सिक्के से मांग भर के ये मंगलसूत्र पहना दे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश के मन में चल रहा कि स्नेहल को उसके कारण ये सब करना पड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल का मांग भरा, स्नेहल की आंखें बंद हो गई थी, अर्धांश थल से मंगलसूत्र लेकर स्नेहल को पहना दिया था। उद्धरण चिन्ह। ये सब होने के बाद पंडित जी पूजा करने लगे थे। घंटों बाद पूजा खत्म हुआ, उसके बाद अर्धांश पूरे गांव को भोज खिलाया। उद्धरण चिन्ह। जब रात में स्नेहल रूम में आई तो अर्धांश पहले से रूम में था। उद्धरण। अर्धांश स्नेहल के पास आकर हाथ पकड़ लिया था। स्नेहल आंखें घूमते हुए हाथ छुड़ाते हुए बोली, अर्धांश मैं चेंज करके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश को लगा स्नेहल गुस्से में थी। उद्धरण चिन्ह। वो स्नेहल से दूर हट गया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल बाथरूम चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे बाद स्नेहल बाथरूम से निकली, वो बाथरोब पहनी हुई थी, वो बालों पर उंगली फेरते हुए मिरर के पास आकर खड़ी हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश उसके पीछे खड़े होकर बोला, स्नेहल प्लीज हमारी बात सुने। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल बीच में टोकते हुए बोली, अर्धांश प्लीज किसी से कहकर गहने और कपड़े रखने को बोल दे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश बाथरूम की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया था। अर्धांश दोबारा बोला, स्नेहल के लिए सॉरी, हमने नहीं पता था, महंत जी ऐसा कुछ कह देंगे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल कंफ्यूज होके बोली, पर माफी किस लिए। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश मांग में लगी सिंदूर की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो सिंदूर और मंगलसूत्र आपको लगाना पड़ा, हमने कहा था हम वक्त देंगे, पर। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल कमर पर हाथ रख के बोली, पागल हो गए हो या मेरा वाला भूत सर पर चढ़ गया है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश बहुत चढ़ा के स्नेहल को देखने लगा था। स्नेहल अपने आप को मिरर के देखते हुए बोली, पहले मुझे अच्छे से देखा भी है आपने, और कोई पैप नहीं किया है आपने, कितनी प्यारी लग रही हनमई, कुछ गलत नहीं किया है आपने, आज नहीं तो कल मुझे ये सब करना ही था, वैसे भी पूजा में बैठना था तो सिंदूर लगाना भी जरूरी था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश सर पर हाथ रख के बोला, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी गुस्से में क्यों थी आप। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल याद करते हुए बोली, गुस्सा कब थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश घूरते हुए बोला, अभी तो बाथरूम जाने से पहले गुस्से में हाथ छुड़ाकर आप चली गई। उद्धरण चिन्ह।
स्नेहल आंखें दिखा के अर्धांश पर चढ़ते हुए बोली, मई गुस्सा थी। कभी 20 किलो का घाघरा चोली और 15 किलो के गहने पहने हो और 12 घंटे पहनकर घूमे बोझ लेकर। मई उस बोझ को लेकर सुबह से रात तक रही, बताओ तो मई उस टीम कैसा बेबे करूंगी। एक एक पिंस जो मेरे बालों में चुभ रही थी, तो बताओ प्यार से बोलूंगी चेंज करने दो। आधी मरी घूम रही थी, अब थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। हर रात का ठेका लिया है क्या मुझे गुस्सा दिलाने का। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश की नज़र स्नेहल के सीने पर गई, आंखें बड़ी करके बोला, हाँ हमें दिख रहा है आप कितना हल्का महसूस कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल आंखें छोटी करते हुए अर्धांश के नजरों की पीछा करते हुए देखी। वो झटके से अर्धांश के ऊपर से हटते हुए बाथरोब ठीक करने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। वो आंखें दिखाते हुए बोली, ठरकी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश मुस्कुराने लगा था। अर्धांश प्यार से बोला, वैसे स्नेह आज आप सच सुंदर नारी लग रही हैं, मतलब अद्भुत। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश चौंकते हुए बोला, अरे इतना गुस्सा क्या, कम से कम थैंक यू तो बोल दे। उद्धरण चिन्ह। निहल दूसरी सीट आकर लेटते हुए बोली, बड़े आए थैंक यू सुनने वाले। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल हाथ छोड़ते हुए बोली, भगवान जी अब कोई स्यापा नहीं देना, आज काफी था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अर्धांश को देखी सके बगल में लेट के उसे हग कर लिया था। स्नेहल मुंह बना के बोली, मतलब कुछ भी कह लो, ठरकी बेशर्म चिपक के ही सोना है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश सर उठा के स्नेहल के काल पर किश करके मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल फिर से घूरने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। 194 माफ। स्नेहल आंखें दिखा के अर्धांश पर चढ़ते हुए बोली, मई गुस्सा थी। कभी 20 किलो का घाघरा चोली और 15 किलो के गहने पहने हो और 12 घंटे पहनकर घूमे बोझ लेकर। मई उस बोझ को लेकर सुबह से रात तक रही, बताओ तो मई उस टीम कैसा बेबे करूंगी। एक एक पिंस जो मेरे बालों में चुभ रही थी, तो बताओ प्यार से बोलूंगी चेंज करने दो। आधी मरी घूम रही थी, अब थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। हर रात का ठेका लिया है क्या मुझे गुस्सा दिलाने का। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश की नज़र स्नेहल के सीने पर गई, आंखें बड़ी करके बोला, हाँ हमें दिख रहा है आप कितना हल्का महसूस कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल आंखें छोटी करते हुए अर्धांश के नजरों की पीछा करते हुए देखी। वो झटके से अर्धांश के ऊपर से हटते हुए बाथरोब ठीक करने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। वो आंखें दिखाते हुए बोली, ठरकी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश मुस्कुराने लगा था। अर्धांश प्यार से बोला, वैसे स्नेह आज आप सच सुंदर नारी लग रही हैं, मतलब अद्भुत। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुंह ऐंठ के बोली, पता है मुझे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश चौंकते हुए बोला, अरे इतना गुस्सा क्या, कम से कम थैंक यू तो बोल दे। उद्धरण चिन्ह। निहल दूसरी सीट आकर लेटते हुए बोली, बड़े आए थैंक यू सुनने वाले। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल हाथ छोड़ते हुए बोली, भगवान जी अब कोई स्यापा नहीं देना, आज काफी था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अर्धांश को देखी सके बगल में लेट के उसे हग कर लिया था। स्नेहल मुंह बना के बोली, मतलब कुछ भी कह लो, ठरकी बेशर्म चिपक के ही सोना है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश सर उठा के स्नेहल के काल पर किश करके मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल फिर से घूरने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। तारांकन। सुबह का वक्त। सब कोई नाश्ता के टेबल पर बैठे हुए थे। दादी सा आयुषी से बोली, आयुषी जाए अपनी माँ को बुला कर लाए, हम सब उन्हें सुधारने का एक चांस दे रहे हैं। उन्हें बोले सबके साथ हंसी खुशी के साथ रहे, न हम उन्हें बेघर करना चाहते हैं और न ही परिवार से अलग करना चाहते हैं। जितनी जल्दी वो ये सोच मान लेगी उनके लिए थी होगा। जाए बोले उन्हें सबके साथ बैठ के नाश्ता करे। अर्धांश भी गहरी सांस लेकर बोला, आयुषी हम उन्हें मौका दे रहे हैं। आयुषी सर झुकाए हुए बोली, भाई सा और दादी सा आप दोनों मौका ही क्यों दे रहे हैं। वो आप लोगों के साथ इतना बुरा की, आप लोगों को तो उन्हें सजा देना चाहिए, और क्या पता है वो ठीक होंगी भी कि नहीं। अनुराधा जी प्यार से बोली, ऐसे नहीं कहते लाडो, जब घर का एक सदस्य जब उदास हो तो उसे खुश रखना हमारा फर्ज है। उसकी गलतियों को भी ठीक करना हमारा फर्ज है, और आप तो बेटी है,
अगर आप भी ऐसे करेगी तो वो और ज्यादा गलत रास्ता पर चली जाएंगी। अभी तो आपकी शादी है और आपकी शादी उनके आशीर्वाद के बगैर पूरी कैसे होगी। उन्हें समय दे, हम सबके साथ फिर से घुलने मिलने के लिए। आयुषी खड़े होकर बोली, ठीक है हम जाते हैं उनके पास, लेकिन आप लोगों ने बोला है इसलिए। आयुषी के जाने के बाद स्नेहल सबको देखते हुए बोली, उम्मीद है आप लोगों ने सोच समझ के फैसला लिया होगा। आप लोग उन्हें चांस दे रहे हैं, ये आप लोग का बड़ापन है, पर मुझे नहीं लगता वो इसके। प्रेयसी नीचे से हाथ पर के स्नेहल को बीच में रोकने लगी थी। प्रेयसी जी धीरे से बोली, बेटा ऐसा बड़ों के फैसलों पर सवाल उठाना अच्छी बात नहीं है। स्नेहल आंखें सिकोड़ते हुए बोली, पर मम्मा। प्रेयसी जी आंखें दिखाए तो स्नेहल शांत हो गई थी। दादी सा उन दोनों को देख के स्नेहल से बोली, स्नेहल बिंदनी आप रुक क्यों गई। स्नेहल दादी सा को देख के नमे सर हिला के बोली, कुछ नहीं दादी सा। अर्धांश प्रेयसी जी से बोला, माँ हमारा फर्ज है स्नेहल का फैसला जाने का, और इस घर का फैसला लेने का हक भी उनका ही है। राजीव जी प्रेयसी जी को देख के बोला, माफ करना बेटा, बेटी का ससुराल है, न कुछ बुरा न हो जाए इसलिए बेटी को रोक रही है। दादी सा और अनुराधा जी एक साथ बोली, ससुराल नहीं घर है उनका। राजीव मुस्कुराकर कान पकड़ लिए थे। स्नेहल उन्हें देख के मुस्कुराने लगी थी। अर्धांश स्नेहल से बोला, स्नेहल बोले आओ क्या बोल रही थी। स्नेहल प्रेयसी जी को देखी फिर अर्धांश को देख के बोली, मुझे नहीं लगता स्वर्णा जी आप लोगों के भरोसे के काबिल भी है, पर आप लोग भरोसा कर रहे हैं करे, पर मुझे उम्मीद कर रखिएगा वो मेरे नज़र में हमेशा शक वाले नज़र में रहेंगी। कल की बात ले ले, पूरे गांव में नाजायज शादी का हंगामा और कोई नहीं वो ही पर कर आई है। जब वो अपनी का साथ नहीं दे सकती वो किसी जन्म में भी ठीक नहीं हो सकती हैं। दादी सा प्यार से बोली, पर लाड़ो। स्नेहल ने कहा, आप जैसी रहमदिल इंसान सबको मिले दादी पर। जब स्वर्णा जी को देखती हूँ तो मुझे उस दिन का आपका गिड़गिड़ाना और रोना याद आता है। सॉरी दादी मुझसे नहीं हो पाएगा। दादी सा स्नेहल के गाल सहलाते हुए बोली, ठीक है लाड़ो आपकी जैसी इच्छा। दूसरी तरफ आयुषी स्वर्णा जी के दरवाजे के बाहर खड़े नॉक कर रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद स्वर्णा जी दरवाजा खोली। वो आयुषी को देखकर खुश हो गई थी। वो बगल हटते हुए बोली, आयु आओ ना, बाहर क्यों खड़ी ही, और मम्मा ज कमरे में आने के लिए परमिशन कब से लेनी पड़ी आपको। आयुषी सारे बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोली, आपको सब ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे, उनका इतना बड़ा दिल है, इतना कुछ होने के बाद भी ये आपको माफ़ कर दिए। स्वर्णा जी आयुषी का गाल झूलते हुए बोली, आयुषी आपको क्यों नहीं समझ आ रहा, ये लोग आपका सब कुछ छीन रहे हैं और हल्के भी दूर कर रहे हैं। आयुषी उनका हाथ हटा के गुस्से के बोली, हमें यहाँ आना जी नहीं चाहिए था, हमें पता था आप कभी नहीं बदलेंगे। आयुषी हाथ झटकते हुए डाइनिंग रूम चली गई थी। आयुषी को अकेले आता देख के सब शांत हो गए थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब कोई शांत बैठे रहे थे। दादी सा सबसे बोली, नाश्ता करे सब। K_NG च 195 एकांश चैप्टर एकांश। दिन बीतने लगे थे। स्वर्णा जी किसी से बात तो नहीं करती थी, पर सबके साथ बैठ के खाना खाने लगी थी। और आयुषी भी हाथ जोड़े थे कि उसी सगाई तक वो हवेली में सब कुछ ठीक चाहती थी। आयुषी खुश थी कि स्वर्णा जी धीरे धीरे सबसे घुल मिल रही थी। 4 दिन बच्चे थे आयुषी के सगाई को। अर्धांश इवेंट मैनेजमेंट को बुलाकर सारी तैयारी आयुषी के पसंद का करवा रहा था। अर्धांश ऑफिस जाने से पहले आयुषी से बोला, लाड़ो दादी सा और अपनी माँ सा को एकांश और उसके स्वागत के लिए ले जाएगा, हम और स्नेहल ऑफिस से वहां आ जाएंगे। आयुषी अनुराधा जी को देख के बोली, हम बड़ी माँ सा को नहीं ले जा सकते हैं क्या। अर्धांश अनुराधा जी को देख के बोला, लाड़ो हो सकता है माँ का जाना आपकी माँ को अच्छा न लगे। आयुषी हाथ पकड़ के बोली, पर हम ले जाना चाहते हैं, वो हमारी बड़ी माँ है न। अर्धांश अनुराधा जी को देखते हुए बोला, माँ एक शर्त पर आप बाहर का कुछ नहीं खाओगे और मेडिसिन नहीं भूलोगे। आयुषी खुश होके बोली, हम सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। अर्धांश मुस्कुराकर आयुषी का सर सहलाकर स्नेहल के साथ ऑफिस के लिए निकल गया था।
शाम में आयुषी सबके साथ होटल के लिए निकल गई थी। अर्धांश और स्नेहल पहले ही वहां पहुंचे हुए थे। स्नेहल इधर से बोली, अगर एग्जाम है तो आने की जरूरत नहीं है। आर्या ने कहा, पर भाभी माँ हमारी एक लौटी बहन की सगाई है। स्नेहल डांटते हुए बोली, हाँ तो सगाई है, शादी नहीं। आर्या ने कहा, भाभी माँ हम आ जाएंगे, अब डटो नहीं। स्नेहल ने कहा, नहीं डांट रही, अब रखो फोन, वो लोग आ गए हैं। आर्या ने कहा, बाय भाभी माँ, ब्रो को मेरा हक देना। आर्या फोन एक दिया था। स्नेहल आंखें छोटी करते हुए बोली, चालू लड़के, मुझसे ही मजाक करता है। स्नेहल मुस्कुराते हुए फोन पॉकेट में डाल के रूम की तरफ चली गई थी। उस रूम में अर्धांश और मैनेजर के अलावा कोई नहीं था। अर्धांश और मैनेजर से बात कर रहा था। कुछ देर बाद मैनेजर बाहर निकल गया था। स्नेहल मुस्कुराते हुए अर्धांश की गले लगा ली थी। अर्धांश बाहों में भरते हुए बोला, येस डार्लिंग, लगता है आपको हमारी याद आ रही थी। स्नेहल अपने पैरों के उंगलियों खड़े होकर अपने होठों से अर्धांश के होठों पर सॉफ्टली किस करके बोली, नहीं, आपके आर्या ने उसके तरफ से हग करने हो कहा था, नहीं तो आपको क्या लगता है मैं आपकी हग करूंगी। अर्धांश घूरते हुए बोला, अच्छा तो आप हमारे पास नहीं आएंगी, आर्या के बोलने पर आई है। स्नेहल दूर होकर आंखें मारी और हंसने लगी थी। स्नेहल हाथ बांधते हुए बोली, आप कोई अच्छी चीज थोड़ी हो जिसे लेने आऊं। अर्धांश आंखें छोटी करके बोला, हाउ रुड मिसेज रघुवंशी। स्नेहल जीभ दिखा के चिढ़ाते हुए बोली, आपसे काम मिस्टर रघुवंशी। तभी बाहर से आयुषी की आवाज आई, भाई सा आप अंदर है, सब आ गए हैं। अर्धांश स्नेहल के सामने हाथ आगे करते हुए बोला, हम आ रहे हैं। स्नेहल हाथ पकड़ी और मुस्कुराते हुए अर्धांश के साथ बाहर गई। मैनेजर एकांश के फैमिली की स्वागत के लिए खड़ा था। अर्धांश सबके साथ होटल के मेन गेट पर आ गया था। अर्धांश का ड्राइवर दरवाजा खोला। कार से एकांश, उसके माँ बाप और उसकी 12 साल को बहन निकली। आयुषी के चेहरे की खुशी चेहरे से झलक रही थी। स्नेहल आयुषी को कुहनी करते हुए बोली, ये क्या आप सूट पहनकर आई है, लहंगा पहनकर आना चाहिए था कि एकांश को नजर आपसे हटाए नहीं हटती। आयुषी शर्माते हुए बोली, भाभी माँ आप भी ना। स्नेहल छेड़ते हुए बोली, आय होए शर्म, बस भी करे मिसेज रॉय। आयुषी स्नेहल की चुन्नी पकड़ के पीछे छिपते हुए बोली, भाभी माँ। स्नेहल हाथ पकड़ के आगे लाते हुए बोली, अरे पीछे क्यों छुप रही है, चलिए बाहर आकर आपने नए परिवार से मिले। सब कोई हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया। अर्धांश दरवाजे पर ज्यादा ताम झाम करने के लिए मना किया था। अर्धांश ने कहा कि यहाँ उनके होटल में ठहरने वाले की गेस्ट है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी चाहिए, इसलिए जो भी स्वागत की रस्म करनी है वो रूम में कर ले। वो सब कोई होटल के रूम की तरफ चले गए थे। दादी सा अंदर आते ही फूलों की माला पहनाया और आरती करके बोली, पधारो समधन। मन में घनी खुशी हुई थे लोगों को देख के। दादी सा तिलक लगा के जल से उन सब का नजर उतार के उन्हें घेवर खिला के मुंह मीठा किया। अर्धांश स्माइल करके बोला, एकांश ये हमारी दादी सा हैं। एकांश मुस्कुरा कर बोला, जी सर हमें पता है, दादी सा से हमने फोन पर बात की है। एकांश दादी सा के पाँव छू आशीर्वाद लिया। दादी सा खुश हो के बोली, बस बस हमेशा खुश रहे, माता रानी आपको खूब तरक्की दे। आयुषी भी एकांश के माता पिता का पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। अर्धांश स्वर्णा जी, अनुराधा जी से भी सबको से मिलवाया। स्वर्णा जी उन्हें देख के अभी भी मुंह बनाए हुए थी। एकांश स्नेहल के पास आके बोला, स्नेहल दी पिछले बार के लिए सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। स्नेहल वायुसी के कंधे पर हाथ रख के बोली, आयु क्या ये हम शादी के बाद भी अर्धांश को सर और मुझे दीदी बोलने वाला है। एकांश आगे बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, आप दोनों बड़े हो ना इसलिए, और सर को तो देखते ही डर लगता है। स्नेहल आंखें दिखाते हुए बोली, सर नहीं भाई सा, और मैं भाभी बोलने की आदत डाल ले, और 2 भाई हैं आयुषी के, अगर कुछ किया तो सकल नकल बिगड़ जाएगा। आयुषी हाथ खींचते हुए बोली, भाभी माँ। स्नेहल आयुषी को देखते हुए बोली, क्या डराना जरूरी है। आयुषी मासूम सी शकल बना ली थी।
एकांश प्यार से बोला, क्या हम भी भाभी माँ बोल सकते हैं? स्नेहल प्यार से सर सहलाते हुए बोली, हाँ। एकांश आयुषी को देख के बोला, आयुषी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। वैसे भी भाभी माँ आप और भाईसा ने जी मेरी मदद की है। स्नेहल एकांश को आंखें दिखा के चुप रहने का इशारा की और बात करते हुए बोली, अच्छा बहुत इमोशनल हो गए, आप आयुषी से बात करो, मैं सबके पास जाकर बैठती हूँ। स्नेहल वहां से जल्दी से चली गई थी। एकांश की माँ स्वर्णा जी से बोली, समधन जी आयुषी बहुत खूबसूरत हैं। स्वर्णा जी मुंह बनाकर हंसते हुए बोली, हाँ मेरी बेटी हैं जी खूबसूरत, उसके लिए कितने बड़े बड़े रिश्ते आए थे, पर अर्धांश बीच में टोकते हुए बोला, सर मैडम आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? एकांश के पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं नहीं सर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। स्वर्णा जी बुदबुदाते हुए बोली, हाँ गरीबों को बिजनेस क्लास में बैठेगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। एकांश के माँ बाप सुने या नहीं ये तो किसी को पता नहीं था, आयुषी के परिवार वाले को अच्छे से सुनाई दिया था। स्नेहल दांत पीसते हुए मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ आप हमारे साथ चले आपसे कुछ बात करनी है। स्वर्णा जी स्नेहल को देखने लगी थी, वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली तो स्नेहल उनके पास जाके धीरे धीरे बोलो, अपनी जबान पर लगाम दे, अगर अपनी बेटी की खुशी देखी नहीं जा रही तो मुझे आपको पूरे फंक्शन में रूम में बंद करना भी आता है। अनुराधा जी कुछ बोलती की दादी सा टोकते हुए बोली, लाड़ों को नहीं रोक, वो ये सब जी सुनना चाहती हैं, जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। स्नेहल इतना कह के एकांश की छोटी बहन को प्यार से बोली, हे बेबी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, क्या आपको आइसक्रीम खाना है? स्नेहल प्यार से बोली, मम्मा डेडा कुछ भाई कहेंगे सच्ची। स्नेहल बच्ची को लेकर बाहर चली गई थी। अर्धांश सबसे बोला, अब सब यहाँ है तो हम चाहते हैं आयुषी और एकांश सब कुछ अपनी पसंद का करे, चाहे वो साज सजावट हो या कपड़े, सब कुछ उनके पसंद के बोलने, वो दोनों खुश रहेंगे तो हम भी खुशी होगी। दोनों परिवार हामी भरी सबकी साथ में बैठ के डिनर किए। एकांश के परिवार से विदा लेकर हवेली के लिए निकल गए थे। 196 धमकी। सुबह का वक्त, सब कोई ब्रेकफास्ट कर चुके थे। दादी सा अर्धांश के साथ बेड टाइम देख के बोली, कितना समय लगाएगी ये, रात हो जाएगी, और भी कितनी तैयारी करनी है, कैसे होगा सब? अर्धांश दादी सा के हाथों पर हाथ रख के बोला, आप परेशान न हो सब हो जाएगा, और वे लोग भी आते ही होंगे। स्नेहल सूट पहने हुए नीचे उतरते हुए इरिटेट होके बोली, दादी सॉरी, हम साड़ी पहनकर शॉपिंग नहीं कर सकती। दादी सा चश्मा पहनते हुए बोली, एक तो हम अच्छे से दिखता नहीं है, ऊपर से ये लोग कहाँ से बोलते रहते हैं। अर्धांश स्नेहल को देख के मुस्कुराते हुए बोला, दादी सा सीढ़ियों से बोल रही है। दादी सा सीढ़ियों की तरफ देख के बोली, हमारे पास आए। स्नेहल मुंह फुलाए हुए दादी के पास आकर खड़ी हो गई थी। दादी सा ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, आप पहले अपने आप को बहू समझना बंद करेगी, क्या आपको लगता है हम सख्त सांस हूं जो बहू पर जुल्म करती हूं? स्नेहल मुंह बनाए हुए बोली, सब घर में बहू तो ऐसे ही रहती हैं, और मम्मी भी बोलकर गई है, अच्छे से रहना। दादी सा आंखें छोटी करके बोली, सब भूल जाए, आप यहाँ बहू की परीक्षा देने नहीं आई है, और हमने कभी देने कहा भी नहीं है। आप बेटी हैं जैसे अर्धांश, आर्या और आयुषी हैं वैसे ही आप भी है। आपको कर्म चाहती है, करे खुली छूट है आपको, जैसे कपड़े पहनने हैं पहन सकती है। स्नेहल सर खुजाते हुए बोली, अगर कोई कुछ बोला तो? दादी सा सर पीट के बोली, तो आप जवाब दे सकती है, क्यों आप सिर्फ ऑफिस में और स्वर्णा को जवाब दे सकती हैं, और किसी को नहीं? स्नेहल हाँ में सर हिला ही थी। स्नेहल के पास नीचे बैठते हुए बोली, दादी तो क्या मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन कर जाऊं? दादी सा हाँ में सर हिला दी थी। स्नेहल दादी के गाल किस करके बोली, दादी आप बहुत क्यूट हो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। स्नेहल जाने लगी कि अर्धांश हाथ पकड़ के बोला, और हमारा? स्नेहल कंफ्यूज होके बोली, क्या बोले? अर्धांश दादी सा से बचते हुए अपने गालों पर इशारा किया। स्नेहल घूरते हुए बोली, पा। दादी सा बोली, क्या हुआ लाड़ो?
स्नेहल जबरदस्ती हंसते हुए बोली, नहीं नहीं दादी सा कुछ नहीं, मैं आती हूँ। अर्धांश मुस्कुराने लगा था। स्नेहल कुछ देर में जीन्स और लॉन्ग शर्ट पहनकर बाहर आ गई थी। अनुराधा जी और आयुषी भी रेडी होकर आ गए थे। दादी सा आयुषी से बोली, आयुषी लाडो अपनी माँ को बुलाए। आयुषी हाँ में सर हिला के आवाज दी, मॉम मॉम। स्वर्णा जी अपना बैग संभालते हुए बोली, आ रही हूँ लाडो, किस चीज़ की जल्दी है, कौन सा वो आपके लिए कुछ महंगी चीज़ें खरीद लेंगे, कुछ भी कर ले वो तो रहेंगे तो लो क्लासी। आयुषी का मुंह लटक गया था। अर्धांश गुस्से में बोला, अगर घर में खुशी माहौल को कलेश करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और आर्या आने के बाद अगर ये सब हुआ तो हम कभी आर्या को यहाँ आने की परमिशन तक नहीं देंगे और न ही मिलने की परमिशन देंगे, चाहे मुझे एक माँ को उनके बच्चे से जिंदगी भर के लिए दूर क्यों न करना पड़े। सुबह का वक्त, सब कोई ब्रेकफास्ट कर चुके थे। दादी सा अर्धांश के साथ बेड टाइम देख के बोली, कितना समय लगाएगी ये, रात हो जाएगी, और भी कितनी तैयारी करनी है, कैसे होगा सब। अर्धांश दादी सा के हाथों पर हाथ रख के बोला, आप परेशान न हो, सब हो जाएगा, और वे लोग भी आते ही होंगे। स्नेहल सूट पहने हुए नीचे उतरते हुए इरिटेट होके बोली, दादी सॉरी, हम साड़ी पहनकर शॉपिंग नहीं कर सकती। दादी सा चश्मा पहनते हुए बोली, एक तो हम अच्छे से दिखता नहीं है, ऊपर से ये लोग कहाँ से बोलते रहते हैं। अर्धांश स्नेहल को देख के मुस्कुराते हुए बोला, दादी सा सीढ़ियों से बोल रही है। दादी सा सीढ़ियों की तरफ देख के बोली, हमारे पास आए। स्नेहल मुंह फुलाए हुए दादी के पास आकर खड़ी हो गई थी। दादी सा ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, आप पहले अपने आप को बहू समझना बंद करेगी, क्या आपको लगता है हम सख्त सांस हूँ जो बहू पर जुल्म करती हूँ। स्नेहल मुंह बनाए हुए बोली, सब घर में बहू तो ऐसे ही रहती हैं, और मम्मी भी बोलकर गई है, अच्छे से रहना। दादी सा आंखें छोटी करके बोली, सब भूल भूल जाए, आप यहाँ बहू की परीक्षा देने नहीं आई है, और हमने कभी देने कहा भी नहीं है। आप बेटी हैं जैसे अर्धांश, आर्या और आयुषी हैं वैसे ही आप भी हैं। आपको कर्म चाहती है, करे खुली छूट है आपको, जैसे कपड़े पहनने हैं पहन सकती है। स्नेहल सर खुजाते हुए बोली, अगर कोई कुछ बोला तो। दादी सा सर पीट के बोली, तो आप जवाब दे सकती है, क्यों आप सिर्फ ऑफिस में और स्वर्णा को जवाब दे सकती हैं, और किसी को नहीं। स्नेहल हाँ में सर हिला ही थी। स्नेहल के पास नीचे बैठते हुए बोली, दादी तो क्या मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन कर जाऊं। दादी सा हाँ में सर हिला दी थी। स्नेहल दादी के गाल किस करके बोली, दादी आप बहुत क्यूट हो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। स्नेहल जाने लगी कि अर्धांश हाथ पकड़ के बोला, और हमारा। स्नेहल कंफ्यूज होके बोली, क्या बोले। अर्धांश दादी सा से बचते हुए अपने गालों पर इशारा किया। स्नेहल घूरते हुए बोली, पा। दादी सा बोली, क्या हुआ लाडो। स्नेहल जबरदस्ती हंसते हुए बोली, नहीं नहीं दादी सा कुछ नहीं, मैं आती हूँ। स्नेहल अर्धांश को घूरते हुए ऊपर चली गई थी। अर्धांश मुस्कुराने लगा था। स्नेहल कुछ देर में जीन्स और लॉन्ग शर्ट पहनकर बाहर आ गई थी। अनुराधा जी और आयुषी भी रेडी होकर आ गए थे। दादी सा आयुषी से बोली, आयुषी लाडो अपनी माँ को बुलाए। आयुषी हाँ में सर हिला के आवाज दी, मॉम मॉम। स्वर्णा जी अपना बैग संभालते हुए बोली, आ रही हूँ लाडो, किस चीज़ की जल्दी है, कौन सा वो आपके लिए कुछ महंगी चीज़ें खरीद लेंगे, कुछ भी कर ले वो तो रहेंगे तो लो क्लासी। आयुषी का मुंह लटक गया था। अर्धांश गुस्से में बोला, अगर घर में खुशी माहौल को कलेश करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और आर्या आने के बाद अगर ये सब हुआ तो हम कभी आर्या को यहाँ आने की परमिशन तक नहीं देंगे और न ही मिलने की परमिशन देंगे, चाहे मुझे एक माँ को उनके बच्चे से जिंदगी भर के लिए दूर क्यों न करने पड़े। 197 चैप्टर हाउ डेयर शी इज। सुबह का वक्त, सब कोई ब्रेकफास्ट कर चुके थे। दादी सा अर्धांश के साथ बेड टाइम देख के बोली, कितना समय लगाएगी ये, रात हो जाएगी, और भी कितनी तैयारी करनी है, कैसे होगा सब। अर्धांश दादी सा के हाथों पर हाथ रख के बोला, आप परेशान न हो, सब हो जाएगा, और वे लोग भी आते ही होंगे।
स्नेहल सूट पहने हुए नीचे उतरते हुए इरिटेट होके बोली, दादी सॉरी, हम साड़ी पहनकर शॉपिंग नहीं कर सकती। दादी सा चश्मा पहनते हुए बोली, एक तो हम अच्छे से दिखता नहीं है, ऊपर से ये लोग कहाँ से बोलते रहते हैं। अर्धांश स्नेहल को देख के मुस्कुराते हुए बोला, दादी सा सीढ़ियों से बोल रही है। दादी सा सीढ़ियों की तरफ देख के बोली, हमारे पास आए। स्नेहल मुंह फुलाए हुए दादी के पास आकर खड़ी हो गई थी। दादी सा ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, आप पहले अपने आप को बहू समझना बंद करेगी? क्या आपको लगता है हम सख्त सांस हूं जो बहू पर जुल्म करती हूं? स्नेहल मुंह बनाए हुए बोली, सब घर में बहू तो ऐसे ही रहती हैं, और मम्मी भी बोलकर गई है, अच्छे से रहना। दादी सा आंखें छोटी करके बोली, सब भूल जाए, आप यहाँ बहू की परीक्षा देने नहीं आई है, और हमने कभी देने कहा भी नहीं है। आप बेटी हैं जैसे अर्धांश, आर्या और आयुषी हैं वैसे ही आप भी है। आपको कर्म चाहती है, करे खुली छूट है आपको, जैसे कपड़े पहनने हैं पहन सकती है। स्नेहल सर खुजाते हुए बोली, अगर कोई कुछ बोला तो? दादी सा सर पीट के बोली, तो आप जवाब दे सकती है, क्यों आप सिर्फ ऑफिस में और स्वर्णा को जवाब दे सकती हैं, और किसी को नहीं? स्नेहल हाँ में सर हिला ही थी। स्नेहल के पास नीचे बैठते हुए बोली, दादी तो क्या मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन कर जाऊं? दादी सा हाँ में सर हिला दी थी। स्नेहल दादी के गाल किस करके बोली, दादी आप बहुत क्यूट हो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। स्नेहल जाने लगी कि अर्धांश हाथ पकड़ के बोला, और हमारा? स्नेहल कंफ्यूज होके बोली, क्या बोले? अर्धांश दादी सा से बचते हुए अपने गालों पर इशारा किया। स्नेहल घूरते हुए बोली, पा। दादी सा बोली, क्या हुआ लाड़ो? स्नेहल जबरदस्ती हंसते हुए बोली, नहीं दादी सा कुछ नहीं, मैं आती हूँ। स्नेहल अर्धांश को घूरते हुए ऊपर चली गई थी। अर्धांश मुस्कुराने लगा था। स्नेहल कुछ देर में जीन्स और लॉन्ग शर्ट पहनकर बाहर आ गई थी। अनुराधा जी और आयुषी भी रेडी होकर आ गए थे। दादी सा आयुषी से बोली, आयुषी लाड़ो अपनी माँ को बुलाए। आयुषी हाँ में सर हिला के आवाज दी, मॉम। स्वर्णा जी अपना बैग संभालते हुए बोली, आ रही हूँ लाड़ो, किस चीज़ की जल्दी है? कौन सा वो आपके लिए कुछ महंगी चीज़ें खरीद लेंगे, कुछ भी कर ले वो तो रहेंगे तो लो क्लासी। आयुषी का मुंह लटक गया था। अर्धांश गुस्से में बोला, अगर घर में खुशी माहौल को कलेश करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और आर्या आने के बाद अगर ये सब हुआ तो हम कभी आर्या को यहाँ आने की परमिशन तक नहीं देंगे, और न ही मिलने की परमिशन देंगे, चाहे मुझे एक माँ को उनके बच्चे से जिंदगी भर के लिए दूर क्यों ना करना पड़े। ये बातें अर्धांश स्वर्णा जी को घूरते हुए बोला था। अर्धांश आयुषी से बोला, आयुषी जाए कार में वेट करे। आयुषी अर्धांश को देखते हुए बोली, पर। अर्धांश गुस्से में बोला, पर क्या आयुषी, हम कहा है कार में बैठे तो बैठे। आयुषी चुपचाप वहां से जाने लगी थी। स्नेहल दादी सा से बोली, दादी सा आप आयुषी के साथ जाए। दादी सा पलके झपका के आयुषी के पीछे चली गई थी। अनुराधा जी अर्धांश के पास आके बोली, बेटे शांत हो जाए, गुस्सा करने से आपको ही तकलीफ होगी, आप उन दोनों को लेकर चले, हम आते हैं। स्वर्णा जी मुंह हेठते हुए बाहर निकल गई थी। अर्धांश गुस्से में बोला, हाउ डेयर शी इज, कोई कैसे इतना सेल्फिश हो सकता है? अनुराधा जी गाल सहलाते हुए बोली, अर्धांश हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, कोई बदलना चाहता है अपने आप को और कोई अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। गुस्से की वजह से अर्धांश की नशे तन गई थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। अनुराधा जी मायूस होकर स्नेहल को इशारा की अर्धांश को देखने के लिए। स्नेहल पल के छपका उस पर भरोसा रखे का इशारा किया था। अनुराधा जी बाहर चली गई थी। स्नेहल इधर उधर देख के सोचने लगी थी, कैसे शांत करूं इस खड़ूस को। स्नेहल सामने सेंटर टेबल देख के मुंह बना के बोली, शांत करना है तो थोड़ी सी तो चोट लगानी पड़ेगी। स्नेहल अपना पैर सेंटर टेबल पर मार के चिल्लाई, आ। अर्धांश का बाहर से ध्यान टूटा और पीछे स्नेहल को देखा जो पैर पकड़ के बैठी हुई थी। अर्धांश भागते हुए स्नेहल के पास गया और उसका पैर पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, चोट कैसे लगा आपको?
स्नेहल मुंह बनाकर बोली, मैं तो आगे बढ़ रही थी। अर्धांश गाल पर हाथ रख के बोला, ठीक हो जाएगा, बताए कहाँ लगा है। स्नेहल अर्धांश का चेहरा पकड़ के अपना सर छोटे हुए बोली, वही तो मैं कह रही हूँ, हम साथ में है तो सब ठीक कर लेंगे, आर्या को मैं संभाल लूंगी, ये सब चीज मैं उस पर फर्क भी नहीं पड़ने दूंगी। अर्धांश आंखें बंद करके हाँ में सर हिला दिया था। स्नेहल होठों पर किस करके बोली, चालो बीवी को शॉपिंग कराने। अर्धांश हंसते हुए बोला, जानबूझ के नाटक किया ना। स्नेहल प्यार से बोली, हाँ पर थोड़ी सी चोट लगी मुझे, बस वो चोट आपके प्यार की है। स्नेहल हंसने लगी थी, अर्धांश भी हंसने लगा था। अर्धांश स्नेहल को गले लगा के बोला, मिसेज रघुवंशी आप तो बहुत समझदार हो गई हैं। कुछ देर में दोनों अलग हुए। स्नेहल हाथ पकड़ के बोली, आप आयुषी और दादी सा को लेकर चलो, मैं अपनी प्यारी सासू माँ को लेकर कर आती हूँ। अर्धांश गुस्से में बोला, पर स्नेहल कमर पर हाथ रख के बोली, कभी तो अपनी बीवी की बात मना करो, जब देखो अपनी चलानी होती है। अर्धांश कान पकड़ के बोला, ओके मिसेज रघुवंशी। स्नेहल मुस्कुराकर गाल पर किस कर ली थी। दोनों साथ में बाहर निकल गए थे। अर्धांश अपनी कार में बैठ गया था। अनुराधा जी और स्वर्णा जी बाहर ही खड़ी थी। स्नेहल चाबी घूमते हुए अनुराधा जी के पास जाते हुए बोली, प्यारी सासू माँ, चले आज अपनी बहू शॉपिंग पर ले जाएगी। स्वर्णा जी दूसरी तरफ जाते हुए बोली, हम ड्राइवर के साथ आ जाएंगे। स्नेहल अनुराधा जी को देखते हुए बोली, मम्मा, मालकिन कौन है? अनुराधा जी छीन पकड़ते हुए बोली, ऑफकोर्स लाडो आप है। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, तो ये सब कार किसकी हुई? अनुराधा जी ने कहा, आपका हुआ लाडो, ये भी पूछने की बात है। स्नेहल स्वर्णा जी को देखते हुए बोली, मम्मा आज सुबह हमने कुछ किया था, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। अनुराधा जी ने कहा, हुए अच्छे से याद है लाडो, सारे ड्राइवर को आपने छुट्टी दे दी थी। स्नेहल ड्राइविंग सीट की तरफ जाते हुए बोली, सासू माँ शांति आकर बैठ जाए। अनुराधा जी स्नेहल के बगल वाली सीट पर बैठ गई थी। अनुराधा जी स्नेहल से पूछी, ज्यादा हो गया क्या? स्नेहल आंखें बड़ी करके घूरते हुए बोली, मम्मा बिल्कुल नहीं पिघलना है, अब सीट बेल्ट लगाओ। स्वर्णा जी दांत किचकिचाते हुए बोली, मैं जान से मार दूंगी एक दिन, मुझ पर हुक्म चला रही थी, इसकी जबान कट जाए। स्नेहल अनुराधा ही से बात करने के बाद मिरर नीचे करके बोली, सासू माँ गोद में उठाने आऊं। स्वर्णा जी आवाज सुनकर जल्दी जल्दी आने की लगी थी। स्नेहल अनुराधा जी के हाथ पर हाथ रख के बोली, सिर्फ बदला याद रखना। स्वर्णा जी जल्दी से आकर बैठ गई थी। स्नेहल कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कुछ देर आगे चलने के बाद स्नेहल अनुराधा जी से बोली, मम्मा आपको मरने से डर लगता है? अनुराधा जी बोली, लाडो जो एक बार मरने के बाद जीकर आई हो उसे क्या डर लगेगा मरने से? स्नेहल हंसते हुए बोली, वाह ना मुझे मरने से डर लगता है न मुझे लगता है। स्वर्णा जी का दिल का धड़कन ही तेज दौड़ने लगा था। वो आंखें बड़ी करके दोनों को देखने लगी थी। 198 शॉपिंग चैप्टर शॉपिंग। स्नेहल कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अनुराधा जी स्नेहल की साइड मुड़कर बैठते हुए बोली, स्नेहल आपको पता है, हम और स्वर्णा बचपन से साथ में ही पढ़ते थे, यहाँ तक कि जवानी भी साथ में बीती है, हमारी पक्की दोस्ती थी। स्नेहल मीरा को थरू देखते हुए बोली, ओह आप बेस्टीज थे। अनुराधा जी बोली, है मैं बड़े घर को थी और स्वर्णा छोटी परिवार से आती थी, पर कभी भी हमारे बीच अमीर गरीब का फर्क नहीं आया, हम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख बटते थे। स्नेहल चौंकते हुए बोली, क्या सासू माँ गरीब थी? मम्मा मैं मान ही नहीं सकती। अनुराधा जी हाँ में सर हिला के बोली, हाँ बेटा सच कह रही हूँ। स्वर्णा जी मन ही मन में गलियां दिया जा रहा था, उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। स्नेहल ने कहा, जब ये खुद ही गरीबों के खानदान से है तो ये एकांश को क्यों ताने मार रही है? वो अच्छा बाबा सा से शादी के बाद अमीरी का चस्का लग गया है। उद्धरण चिन्ह। स्वर्णा जी गुस्से में चिल्लाई, शट अप। स्नेहल गुस्से में घूरते हुए बोली, यू जस्ट शट अप। पूरी शादी में मुंह बंद करके रखना नहीं तो ये कहानी
मैं माइक पर सबको सुनाऊंगी। स्वर्णा जी गुस्से में बोली, बदतमीज। अनुराधा आंखें दिखा के टोकते हुए बोली, पहले खुद की संभाले बाद में किसी और को बोले, शुरू आपने की थी तो जबान को लगाम दे। स्वर्णा जी दांत पीसते हुए चुप से बैठ गई थी। गाड़ी अपनी रफ्तार में बढ़ी जा रही थी। कार में शांति छाई हुई थी। कुछ देर आगे चलने के बाद स्नेहल मिरर से स्वर्णा जी को देख के गला साफ करके अनुराधा जी से बोली, मम्मा आपको मरने से डर लगता है। अनुराधा जी बोली, लाडो जो एक बार मरने के बाद जीकर आई हो उसे क्या डर लगेगा मरने से। स्नेहल हंसते हुए बोली, वाह ना मुझे मरने से डर लगता है न मुझे लगता है। दोनों मुड़ के स्वर्णा जी को देखने लगी थी। स्वर्णा जी का दिल का धड़कन ही तेज दौड़ने लगा था। वो आंखें बड़ी करके दोनों को देखने लगी थी। स्नेहल तुरंत मुस्कुराते हुए कार की स्पीड बढ़ा दी थी। वो बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रही थी। स्वर्णा जी पीछे दुबक के बैठी हुई थी। वो कार की हैंडल को कस के पकड़ा हुए थी। स्वर्णा जी देखी सामने से कार आ रहा है और स्नेहल अपनी स्पीड कम नहीं कर रही थी। वो कांपते होंठ से बोली, गाड़ी रोको हूँ नहीं जाना तुम लोगों के साथ। स्नेहल झटके से कार रोक दी थी। स्वर्णा जी हड़बड़ाते हुए कार से उतरते हुए बोली, हम नहीं जाना तुम लोगों के साथ। स्नेहल देखी स्वर्णा जी उतार गई हैं तो वो कंधे उचकाते हुए बोली, ओके सासू माँ मॉल टाइम पर आ जाना, बाय 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 बाय। स्नेहल कार तुरंत बढ़ा ली थी। स्वर्णा जी अभी भी दिल पर हाथ रखे सब कुछ से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उनकी दिल की धड़कनें इतनी बड़ी हुई थी कि हार्ट अटैक आते आते बची थी। वो पानी ढूंढ रही थी और उन्हें एक बूंद पानी तक नहीं मिल रहा था। स्नेहल आगे जाकर जोर जोर से हंसने लगी थी। उसे हंसता देख के अनुराधा जी को जोर जोर से हंसने लगी थी। दोनों की हंसी रुकी तो अनुराधा जी ने कहा, अकेले में कभी ऐसी ड्राइविंग नहीं करना। स्नेहल प्यार से बोली, नहीं करूंगी माँ सा, बस डराने के लिए किया था, वैसे तो मैं एक अच्छी ड्राइवर हूँ। अनुराधा जी मुस्कुराकर बोली, हमें पता है। कुछ देर में शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। अर्धांश भी पहुंच चुका था। दादी सा स्नेहल और अनुराधा को देख के बोली, स्नेहल लाडो, स्वर्णा कहाँ है। अनुराधा जी स्नेहल की शकल देख के बोली, माँ सा। स्नेहल बीच में बोली, वो हमारे साथ नहीं आना चाहती थी, उन्होंने बीच रास्ते में रोकने को कहा तो हमने रोक दिया। दादी सा गुस्से में बोली, बेटी के ससुराल वालों के सामने तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, पर नहीं। अर्धांश टाइम देखते हुए बोला, चले अंदर, लड़के वाले आते ही होंगे। सब अंदर जाने लगे थे। अर्धांश स्नेहल का हाथ पकड़ के रोक दिया। स्नेहल अर्धांश को देखी, अर्धंध भवे चढ़ा के बोला, क्या किया है आपने। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, बस थोड़ी सी औकात दिखाई और डराया। अर्धांश प्यार से पूछा, कहाँ छोड़ा उन्हें। स्नेहल कंधे उचकाकर गाते हुए बोली, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। स्नेहल अंदर जाने लगी थी। अर्धांश सर पकड़ के पीछे से बोला, ओए स्टॉप। स्नेहल चिढ़ते हुए बोली, आ जाएगी कि यार, अंधेर कुंभ में नहीं छोड़कर आई हूँ, काश इतनी फिक्र वो भी आपकी कर ली होती। स्नेहल अंदर चली गई थी। अर्धांश गहरी सांस लेकर आए पास देख के अंदर चला गया था। कुछ देर में एकांश अपने फैमिली के साथ आया। आयुषी और एकांश को रिंग पसंद करने के लिए भेज दिया गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद स्वर्णा जी ऑटो से वहां पहुंची। स्नेहल शीशे से बाहर ही देख रही थी। उसकी नज़र नीचे चली गई थी, जहां स्वर्णा जी ऑटो वाले से बेहश कर रही थी। स्नेहल को हंसी आ गई थी। वो वहां से नीचे जाने लगी थी। स्नेहल तुरंत आकर ऑटो वाले को केस दी। ऑटो वाला चिढ़े स्वर्णा जी को घूरते हुए बोला, कैसे कैसे लोग रहते हैं, जब पैसे नहीं होते हैं तो बैठते ही क्यों हो हमारे ऑटो में, और बात करने की तमीज नहीं है। स्नेहल बेचारी बनते हुए बोली, भैया ये अभी अभी गरीब हुई है, कोई बात नहीं छोड़ दो। ऑटो वाला चला गया था। स्नेहल कुछ पैसे स्वर्णा जी के हाथों में थमाते हुए बोली, आपके नौकर नहीं है, सबकी मुफ्त में आपके लिए एक काम करते रहेंगे, अब छूटे पैसे रखने की आदत डाल लो। स्वर्णा जी गुस्सा दिखाते की। स्नेहल आंखें दिखाते हुए बोली, कार में क्या बोला था याद है ना, तो मुस्कुराओ।
स्नेहल आगे बढ़ी, उसके पीछे पीछे स्वर्णा जी भी चली गई थी। अर्धांश ऊपर से नीचे सब कुछ देख रहा था। स्वर्णा जी सबके पास आई, तब एकांश की माँ ने पूछा, स्वर्णा जी आप इतनी लेट कैसे? स्नेहल पीछे से मुस्कुराते बोली, आंटी जी, सासू माँ बहुत डाउन टू अर्थ है, उन्होंने कहा बेटी की शादी में पैसे बर्बाद नहीं करगी, वाली ऑटो से आई हैं। एकांश की माँ ने कहा, आपके कितने अच्छे विचार हैं। सब शॉपिंग करने लगे थे। स्नेहल आयुषी को गिफ्ट देने के लिए ज्वेलरी पसंद करने लगी थी। अनुराधा जी स्नेहल से पूछी, आप क्या एक रही हैं? स्नेहल रिंगस देखते हुए बोली, आयुषी को देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो सोचा यहाँ से ही कुछ पसंद कर लूँ, आप भी हेल्प कर दे। अर्धांश पीछे से आकर एक रिंग उठाकर स्नेहल के हाथ में दे दिया था। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, वाह कितना प्यारा है। अर्धांश वहां से जाने लगा था। स्नेहल मुड़ के अर्धांश को देख के बोली, अर्धांश की पसंद कितनी अच्छी है। अनुराधा जी रिंग देख के मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पर वो अपनी बीवी के लिए पसंद करके गया है। स्नेहल रिंग देख के अर्धांश को देखी। स्नेहल शॉप अटेंडर को रिंग देते हुए बोली, ये मैं लूंगी। कुछ देर में वो वहां से ज्वेलरी पसंद करके बिल काउंटर पर गए थे। स्नेहल अपनी कार्ड निकालती की एक लड़की बिल और कार्ड देते हुए बोली, मैम योर बिल इज डॉन। स्नेहल कंफ्यूज होके कार्ड देखा तो अर्धांश नाम लिखा हुआ था। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। ऐसे ही सब ने सगाई की शॉपिंग जमके की थी। अर्धांश ने आर्या के लिए भी कुछ कपड़े ले लिए थे। 199 टायरी। चैप्टर टायरी। स्नेहल मुड़ के अर्धांश को देख के बोली, अर्धांश की पसंद कितनी अच्छी है। अनुराधा जी रिंग देख के मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पर वो अपनी बीवी के लिए पसंद करके गया है। स्नेहल रिंग देख के अर्धांश को देखी। अर्धांश पीछे मुड़कर मुस्कुरा दिया था। स्नेहल शॉप अटेंडर को रिंग देते हुए बोली, ये मैं लूंगी। कुछ देर में वो वहां से ज्वेलरी पसंद करके बिल काउंटर पर गए थे। स्नेहल अपनी कार्ड निकालती की एक लड़की बिल और कार्ड देते हुए बोली, मैम योर बिल इज डॉन। स्नेहल कंफ्यूज होके कार्ड देखा तो अर्धांश नाम लिखा हुआ था। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। ऐसे ही सब ने सगाई की शॉपिंग जमके की थी। अर्धांश ने आर्या के लिए भी कुछ कपड़े ले लिए थे। सुबह सुबह पूरी हवेली में साज सज्जा किया जा रहा था। डिग्री कुछ देर में नाच गाने के लिए गांव और आसपास के लोग आने वाले थे। आयुषी को रात से ही उपटन लगाए जा रहे थे। गांव वालों के लिए तो ये 2 दिन त्योहारों की तरह होके वाले थे। अच्छे अच्छे कैटरर लगाए थे खाना बनाने के लिए। पूरे गांव के लिए दावत रखा गया था इन 2 दिनों का। स्नेहल के मम्मी पापा आज ही आने वाले थे। स्नेहल तो जहां सब बावर्ची खाना बना रहे थे वहीं बैठे सारा खाना चख रही थी। स्नेहल आया को फोटोज भेज रही थी। जब देखा फोटोज सेंड होना बंद हो गए, वो आंखें छोटी करके उसे कॉल करने लगी थी। जब कॉल नोट रीचेबल बता तो बड़बड़ाते हुए बोली, आ रहे हैं छोटे नवाब साहब। स्नेहल अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख के बोली, कोई नहीं कहेगा घर की बहू हूँ। सुबह उठते ही यहाँ दौड़ी आ गई खाने के लिए, जल्दी भागू यहाँ से नहीं तो कोई ऐसे देख लिया न तो वॉट लगेगी मेरी, और मम्मा पापा भी आते होंगे। अगर मम्मा देख ली तो ताने मार मार के जीना हराम कर देगी। स्नेहल पीछे के दरवाजे से अपने रूम में जाने लगी थी। अर्धांश भी रास्ते में उसे मिल गया था। वो फोन पर बात करते हुए सामने खड़े इंसान को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सर पकड़ के बोली, मल्टीटास्क करने वाला पति मिला है। एक साथ 2 काम मुझसे पहले से ही उठे हैं। थकान नहीं होती है क्या इन्हें, और राटी भी हो गए है, और मुझे देखो अघोरी बनकर बैठी हूँ। स्नेहल अपने आप को थापड़ मरते हुए बोली, अब तो शर्म कर। स्नेहल जाकर नहा तो ले कम से कम। स्नेहल पैर दबाते हुए वहां से निकल गई थी। वो रूम में अपने लिए कपड़े निकालकर बेड पर रखी और टॉवल लेकर बाथरूम में चली गई थी। स्नेहल फोन में गाना बजाया और सवार ऑन कर नहाने लगी थी।
बाहर अर्धाश स्नेहल को एक नज़र उसे देखते हुए देख लिया था। उसे कुछ बोलना था, पर स्नेहल ज़्यादा देर तक वहाँ रुकी ही नहीं थी। अर्धाश काम खत्म करके अपने कमरे में चला गया था। कमरे में आया तब बाथरूम से तेज गाने को आवाज़ आई। अर्धाश बाथरूम की तरफ देखते हुए बोला, अभी बोलने का फायदा ही नहीं, गाने को तेज आवाज में सुनेगी ही नहीं। अर्धाश बेड पर जाकर लेट गया था। स्नेहल कुछ देर में बाहर आई। वो दरवाज़ा खोल के सामने देखी कि टॉवल पकड़ के चिल्ला के बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बताना चाहिए ना आए हो अगर। मैं अर्धाश उठकर बैठते हुए बोला, अगर से आगे तो बोले। स्नेहल दरवाजा के पीछे छिपने लगी थी। वो अर्धाश के बोलने पर चिढ़ के बोली, आगे कुछ नहीं, जाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। अर्धाश स्नेहल को हुपते हुए देख के मुस्कुराते हुए परेशान करने का सोचा। वो पैर दबाकर उठते हुए बाथरूम की तरफ चला गया था। स्नेहल दरवाजे के पीछे छिपे हुए बड़बड़ा रही थी, बताया भी नहीं, अगर मैं बिना टॉवल के आ जाती तो। हाय उद्धरण चिन्ह। अर्धाश अंदर आकर बगल में खड़ा होकर बोला, तो क्या देखते तू सिर्फ हम ही न। स्नेहल आंखें बड़ी करके बोली, आप पागल हो क्या? अंदर क्यों आए? अर्धाश आंखें मरते हुए बोला, बस आपका जल चल पूछने आए हैं। स्नेहल अपने आप को हर तरफ से छुपाते थूक निगल ली थी। अर्धाश करीब होते हुए आंखों में देखते हुए बोला, आप शर्मा रही हैं और डर भी रही है। स्नेहल नामे सर हिला दी थी। अर्धाश स्नेहल का हाथ पकड़ के अपने करीब करके अपने होठों को स्नेहल के गर्दन छू के बोला, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, तब आप शर्मा कर हमसे नजरें नहीं मिला पा रही हैं। अगर हम कुछ कर दे तो आप तो हमें देख भी नहीं पाएंगी। स्नेहल अपने ठंडे बदन पर अर्धाश की गर्म सांसें महसूस कर अपने आप में सिमटी जा रही थीं। स्नेहल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिल में प्यारे प्यारे से ख्याल आ रहे थे। अर्धाश धीरे से कान में बोला, स्नेह वैसे हम कुछ दे के लिए बिल्कुल फ्री हैं। अर्धाश अपने होठों को स्नेहल के होठों के करीब ले जा कर बार बार दूर कर ले रहा था। स्नेहल के होठों बार बार खुलते और बंद होका कर रही थी। अर्धाश जैसे स्नेहल को तड़पा रहा हो, जैसे कोई चॉकलेट स्नेहल के मुंह तक ले जाकर छीन लिया हो। ऐसे अर्धाश ने 5-6 बार कर दिया था। स्नेहल से रहा नहीं गया था। वो आंखें बंद कर अर्धाश के चेहरे को पकड़ के होठों को अर्धाश के होठों पर रख लिया था। अर्धाश भी मुस्कुरा दिया था। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा थे। अर्धाश अपने हाथों से अपने के बदन को तराश रहा था। स्नेहल की टॉवल कुछ देर जमीन पर गिर चुकी थी। अर्धाश होठों को छोड़ स्नेहल के गले और कंधे पर किस करने लगा था। स्नेहल जैसे खोने लगी थी। कुछ देर में एहसास हुआ, वो कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। स्नेहल अपने आप को छुपाते हुए अर्धाश के सीने से लग गई थी। अर्धाश गहरी सांस लेकर पैरों की उंगलियों से टॉवल उठा के स्नेहल को ढांक के बोला, सो सॉरी, हम बस कहने आए थे, आज गांव वाले आएंगे तो साड़ी और सिंदूर मंगलसूत्र पहन लीजिएगा। स्नेहल अर्धाश के कॉलर को पकड़े हुए बोली, साड़ी पहनी नहीं आती हैं। अर्धाश प्यार से बोला, हम किसी को भेजते हैं। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, अभी मैं किसी को फेस नहीं कर सकती आपके अलावा। चैप्टर 200 रोमांस। अर्धाश अपने होठों को स्नेहल के होठों के करीब ले जाकर बार बार दूर कर ले रहा था। स्नेहल के होठों बार बार खुलते और बंद होका कर रही थी। अर्धाश जैसे स्नेहल को तड़पा रहा हो, जैसे कोई चॉकलेट स्नेहल के मुंह तक ले जाकर छीन लिया हो। ऐसे अर्धाश ने 5-6 बार कर दिया था। स्नेहल से रहा नहीं गया था। वो आंखें बंद कर अर्धाश के चेहरे को पकड़ के होठों को अर्धाश के होठों पर रख लिया था। अर्धाश भी मुस्कुरा दिया था। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा थे। अर्धाश अपने हाथों से अपने के बदन को तराश रहा था। अर्धाश होठों को छोड़ स्नेहल के गले और कंधे पर किस करने लगा था। स्नेहल जैसे खोने लगी थी। कुछ देर में एहसास हुआ,
वो कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? स्नेहल अपने आप को छुपाते हुए अर्धांश के सीने से लग गई थी। अर्धांश गहरी सांस लेकर पैरों की उंगलियों से टॉवल उठा के स्नेहल को ढक के बोला, सो सॉरी, हम बस कहने आए थे, आज गांव वाले आएंगे तो साड़ी और सिंदूर मंगलसूत्र पहन लीजिएगा। स्नेहल अर्धांश के कॉलर को पकड़े हुए बोली, अंडरस्को, साड़ी पहनी नहीं आती हैं। अर्धांश प्यार से बोला, हम किसी को भेजते हैं। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, अभी मैं किसी को फेस नहीं कर सकती आपके। स्नेहल को मजबूर कर दिया था उसे किस करने के लिए। जब दोनों को एहसास हुआ दोनों थोड़े देर के लिए शांत हो गए थे। स्नेहल अर्धांश से चिपकी हुई थी। अर्धांश पैरों से फंसाकर टॉवल उठाकर स्नेहल को उड़ा दिया था। अर्धांश स्नेहल का सर सीने पर लगा के बोला, इट्स ओके। अर्धांश प्यार से बोला, हम बोलने आए थे, गांव के लोग आने वाले हैं तो साड़ी और सिंदूर पहन लीजिएगा। स्नेहल अर्धांश के कॉलर को पकड़े हुए बोली, मुझे साड़ी पहने नहीं आती। अर्धांश स्नेहल का चेहरा ऊपर करके बोला, आप बाहर आए, हम किसी को बोलते हैं। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, अभी आपके अलावा किसी को फेस नहीं कर सकती। अर्धांश स्नेहल का पीठ तब करते हुए बोला, पर हमें। स्नेहल अर्धांश के मुंह पर हाथ रख के बोली, बस आप बाहर जाकर मुझे कपड़े दे। अर्धांश गाल को चूमते हुए कहा, हम अभी ला कर देते हैं। स्नेहल का गाल अब गर्म से जलने लगा था। वो अपने गालों को पकड़ के पीछे मुड़ गई थी। अर्धांश मुस्कुराते हुए स्नेहल को देख के बाहर चला गया था। स्नेहल ठंडे पानी छींटे अपने गालों पर मारने लगी थी। अर्धांश बाहर से पूछा, डार्लिंग कलर? स्नेहल मिरर में देखते हुए बोली, मम्मी का फेवरेट कलर रेड, खुश हो जाएगी। स्नेहल अपना हाथ बाहर की। अर्धांश ब्लाउज और स्कर्ट स्नेहल को पकड़ा दिया था। स्नेहल कुछ देर में पहनकर बाहर आई। अर्धांश स्नेहल के सामने आके बोला, हमारी फेवरेट कलर पता है आपको? स्नेहल आंखें सिकोड़ते हुए नामे सर हिला दी। अर्धांश प्यार से पूछा, हमारे क्या जानती हैं आप? स्नेहल सोचने लगी थी। जब कुछ याद नहीं आया तो चिढ़ के बोली, धीरे धीरे तो सीख रही हूँ, जान ही रही हूँ ना आपको। बस मुझे इतना पता है, आप कभी कभी खड़ूस हो जाते हो। मैंने पूछा, मेरे बारे में कितना पता है? अर्धांश घूरते हुए बोला, हमें सब पता है आपके बारे में। स्नेहल मुंह हट के पूछी, 10 में कितना % लाया था मैंने? अर्धांश साड़ी का फोल्ड खोल के एक कोना स्नेहल के कमर पर खोसते हुए बोला, 97.33। स्नेहल आंखें बड़ी करके बोली, मेरे बेस्टीज के नाम। अर्धांश स्नेहल को हैरान देखते हुए बोला, रोहित और कृष्ण। जिगर भी हैं, पर रोहित आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वो आपको दोस्त से ज्यादा बहन मानता है। स्नेहल सर पकड़ के बोली, आज से 6 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ? अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, सक्सेस तो आप है, अब आप अपने को उस वक्त तक और भी सक्सेसफुल के साथ 2 प्यारे बच्चे के साथ हैप्पी फैमिली। स्नेहल सर पकड़ के नीचे बैठते हुए बोली, हाउ इट्स पॉसिबल, कोई बाबा वाबा को मेरी कुंडली दिखाई है क्या? अर्धांश उठाते हुए बोला, उठे जल्दी पहने। स्नेहल अर्धांश को देखते हुए अपने हाथों से अर्धांश के गालों को पकड़ के बोली, सॉरी, अब पक्का आपको जाने के लिए टाइम दूंगी, आप कितने प्यारे हो आप। अर्धांश मुस्कुराकर हाथ हटाते हुए बोला, सोच रहे हैं हम आपसे गुस्सा हो जाए, एक बात देखते हैं आप हूँ कैसे मनाती हैं। अर्धांश आंखें बड़ी करके चिल्ला के बोली, नहीं प्लीज, सॉरी नहीं करूंगी कुछ भी बकवास। स्नेहल अर्धांश के होठों पर किस करने लगी थी। स्नेहल अर्धांश का हाथ पकड़ के अपने पेट पर रख ली थी। अर्धांश स्नेहल को बेड तक लेकर आ गया था। वो स्नेहल के बालों में लगे टॉवल निकल कर फेंकते हुए अपना उसका हाथ स्नेहल के बालों में सहलाने लगी था। आज दोनों बार बार होश खो रहे थे। आज रूम की ठंडक भी दोनों को पास आने के लिए भी मजबूर कर रही थी। अर्धांश स्नेहल के होठों को खा रहा था, दोनों की आंखें बंद थी, दोनों एक दूसरे के सांसों में गुम थे। दोनों के रोमांस को खराब करने के लिए फोन बजने लगा था। अर्धांश तुरंत फोन बंद कर दिया था। अर्धांश का हाथ स्नेहल के हुक के पास जाकर रुका था, लेकिन इस बार स्नेहल का फोन बजने लगा था। दोनों दूर होना ही नहीं चाह रहे थे।
जब दोनों का फोन एक साथ रिंग होने लगा थे, दोनों अलग हुए, अपने 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 फोन की तरफ देखने लगे थे। दोनों फोन उठाकर बात किए। फोन रख के स्नेहल बोली, पापा मम्मी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। स्नेहल साड़ी उठाकर अर्धांश के पास आके बोली, पहले साड़ी पहनो तब जाना। दोनों मिलकर जल्दी साड़ी पहनी। अर्धांश बाहर जाने लगा था कि स्नेहल ने कहा, अर्धांश सिंदूर के अंडस को स्नेहा। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, हम लगाए। चैप्टर 201 पापा की फीलिंग। अर्धांश अपना काम करने निकाल गया था। स्नेहल नीचे चली गई थी, उसके माँ पापा आने वाले थे। स्नेहल नीचे आई तो गांव की औरतें बड़ी बड़ी धूमघट किए हुए अंदर आ रही थी। स्नेहल उन लोगों को देख के अपनी पतलू ठीक करने लगी थी। अनुराधा जी दूर से स्नेहल को देख के मुस्कुराई, सबकी स्वागत में लग गई थी। स्नेहल आंखें छोटी करके अपने घर वालों को ढांढी, दादी सा गांव की औरतों में बैठी गीत संगीत कर रही थी। फिर से नजरें घुमाई तो अनुराधा जी दरवाजे पर घड़ी हाथ जोड़ के सबका स्वागत कर रही थी। वो आयुषी को देखने के लिए फिर से ऊपर जाने लगी कि मुस्कुराते हुए सारे लोगों को नौकर के साथ मिलकर नाश्ता और जूस सर्व कर रही थी। स्नेहल सर झटकते हुए बोली, ये कौन सी घुटी पीली कि ऐसा बिहेव कर रही है, कहीं मेरी आंखें तो नहीं चौंधिया गई है कि दिमाग कहीं टकराकर सारे नस ठीक जगह पर आ गए हैं। स्नेहल ऊपर जाते हुए बोली, लगता है मेरी बातों को अच्छे से घुसा लिया है। स्नेहल आयुषी के पास चली गई थी। दूसरी तरफ अर्धांश भी स्वर्णा जी को देख रहा था। स्नेहल आयुषी को देख के मुस्कुराकर बोली, हैप्पी। आयुषी शर्माते हुए हाँ में सर हिला दी थी। स्नेहल उसके बगल में बैठते हुए बोली, ओके, तो कल तो और भी खुश होगी तुम। आयुष मुस्कुराकर बोली, काल तो सगाई है भाभी माँ, खुश तो रहेंगे। स्नेहल ना में सर हिला के बोली, ना कल एक और चीज है। आयुषी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, कल शादी की डेट फिक्स होगी तुम्हारी, सोच रही हूँ तुम्हें भेज दूंगी तो सबकी लाडली सिर्फ में रहूंगी। आयुषी मुंह लटकाते हुए बोली, भाभी माँ। स्नेहल हंसते हुए बोली, क्या भाभी माँ। स्नेहल गले लगा के बोली, मजाक कर रहे हैं आप, हमेशा सबकी लाडली रहेंगी। आयुषी मुस्कुराने लगी थी। स्नेहल अलग होके बोली, अच्छा मैं नीचे जाती, हम किसी को कुछ हेल्प चाहिए होगा। आयुषी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप बहुत अच्छी लग रही है। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू डार्लिंग, कल मैं भी तुम्हें बोलूंगी। स्नेहल नीचे चली गई थी। वो अनुराधा जी के बगल में खड़े होके अनुराधा जी की तरह हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करने लगी थी। दादी सा की नज़र जब स्नेहल पर पड़ी वो नज़र उतरती हुई बोली, हमारी अनु की परछाई। दादी सा आवाज देकर स्नेहल को बुलाई, स्नेहल बिंदनी थे इधर आओ। स्नेहल अनुराधा जी को देखते हुए धीरे धीरे चलते हुए कंधे पर अपनी साड़ी का पालू रख ली थी। स्नेहल वहां जाकर खड़ी हुई थी। दादी हाथ पकड़ के बैठाते हुए बोली, थे सब बिंदनी को आशीर्वाद दे, फिर से शादी कराऊंगी, थे सब खूब नाचना गाना खुशी मनाना, पूरा जगह दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। एक बुद्धि दादी बोली, अम्मा बिंदनी घनो सुंदर। स्नेहल दादी सा को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बस सर नीचे किए मुस्कुरा रही थी। सब कोई मिलकर स्नेहल से सवाल करने लगे थे। स्नेहल मुस्कुराकर खुशी खुशी जवाब दे रही थी। अर्धांश फोन पर बात करते करते नीचे आया, उसके देख के सब खड़े हो गए थे। सब हाथ जोड़ के बोले, खामा घनी हुक्म सा। अर्धांश हाथ जोड़ के बोला, घनी क्षमा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सब हमारी बहन को आशीर्वाद दे, उसकी आने वाली जिंदगी सुखी संपन्न हो। स्नेहल बीच के झांक के अर्धांश को देख रही थी। अर्धांश सबको बैठने को बोला और पूरे परिवार के साथ खाना खा के जाने को कहा। दोपहर तक सब खाना खा के चले गए थे। दादी सा के कहने पर स्नेहल सबको मिठाई का डब्बा बांटा था। थोड़ा सा शांति से बैठे थे कि स्नेहल के मम्मी पापा
जाए थे। स्नेहल साड़ी उठा के भाग के उन दोनों को गले लगा ली। प्रेयसी जी कस के गले लगा के बोली, कैसी है? बहुत प्यारी लग रही है। स्नेहल अलग होके क्यूट सा फेस बना के बोली, आप पर गई हूँ ना मम्मा, इसलिए प्यारी लग रही हूँ, है न? पापा डिग्री। राजीव सर सहला के हाँ में सर हिला दिया थे। राजीव जी सर चूमते हुए बोले, लगता है हमारी बेटी को साड़ी बांधनी आ गई हैं। स्नेहल मुंह बनाकर बोली, आपके दामाद ने हेल्प की है। मैं सब कुछ कर लूँ लेकिन ये सीखने में 100 साल लग जाएगा। आधाश पीछे से बोला, स्नेहल उन्हें अंदर भी आने दे, या आप दरवाजे पर ही बात कर लेंगी, भी वो यही हैं। स्नेहल मुंह बनाकर अर्धाश को देखते हुए बोली, आई एम एक्साइटेड। अर्धाश एक नौकर को सामान अंदर लाने को कहा। वो दोनों के पाँव छू के आशीर्वाद लेके बोला, माँ बाबा आप अंदर आए, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आने में? हम आराम से आए हैं। वो दोनों सबसे मिले, सबको गिफ्ट दिए। स्नेहल बहुत खुश थी, सबको गिफ्टेस पसंद आई थी। अर्धाश ने कहा, बाबा ये सब करने की क्या जरूरत थी? राजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, ये सब हम अपनी खुशी ये ले है, वैसे भी कहाँ आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ लाए है, ये सब स्नेहल के लिए ही है, मैंने तो बहुत देर कर दिए। स्नेहल को प्यार देने में वही सब बचा हुए प्यार मैं दे रहा हूँ। उसकी चेहरे की खुशी कितना सुकून देती है, अब पता चला है मुझे। अनुराधा जी बोली, वो तो है, मेरी बेटी है ही सबसे प्यारी। स्नेहल दादी के कंधे आर सर रखते हुए बोली, अरे ऐसे मत बोलो आप लोग, मैं सर पर चढ़ जाऊंगी। दादी सा स्नेहल से बोली, आप सच में आज चोखी लग रही हैं, सिंदूर आपकी सुंदरता में शोभा बढ़ा रही हैं। स्नेहल मुस्कुराते हुए अर्धाश को देखने लगी थी। सब कोई खाना खाने चले गए थे। कुछ देर बाद सब कोई आराम करने चले गए थे। अर्धाश कल की जंक्शन की तैयारियों करा रहा था। स्नेहल अनुराधा जी और दादी सा के साथ मिलकर के लिए गिफ्टूस पैक कर रही थी। कुछ देर बाद स्वर्णा जी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो के प्यार से बोली, माँ सा हम भी कुछ मदद के आपकी। स्नेहल स्वर्णा जी को देख के टोंट मरते हुए बोली, चमत्कार कैसे? उद्धरण चिन्ह। दादी सा अनुराधा जी एक दूसरे की शकल देखने लगे थे। उतने में ही स्नेहल बोली, सासू माँ आपकी ही बेटी की सगाई है, आपको तो बिना पूछे हेल्प करनी चाहिए। आए सब गेस्ट के गिफ्ट्स लगाने में मदद करे, अपनी पसंद बताए। दादी सा और अनुराधा की शौक में थे। शाम में आयुषी को मेहंदी लगाने लेके कुछ लड़कियां आई थी। चैप्टर 202 मेहंदी और शक। शाम में कुछ लड़कियां मेहंदी लगाने को आई थी। सारा इंतजाम लिविंग रूम में ही किया गया था। सब वहीं बैठे हुए भी थे। स्वर्णा आयुषी को देख के बोली, लाडो आप कुछ ऐसा पहन ले जिसे मेहंदी लगाने में आसानी हो। आयुषी हाँ में सर हिलाकर रूम में चली गई थी। स्वर्णा जी लड़कियों को बोली, आप बैठे पहले चाय नाश्ता करें, उसके बाद घर की औरतों को मेहंदी लगेगा। स्नेहल हाथों को देख के बोली, तो फिर खाना कैसे कहूँगी? अनुराधा जी बोली, आपको कोई भी खिला देगा। स्नेहल एक नज़र सबको देखी। आयुषी दूसरे कपड़े पहने कर आई। उसके बैठने के बाद मेहंदी वाली उसके हाथों और पाँव में मेहंदी लगाने लगी थी। दादी सा स्नेहल से बोली, बिंदनी जाए आप भी लगवा ले। स्नेहल अपनी वॉच और कंगन खोल के टेबल पर रही और जाकर मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई थी। दो लड़कियां बड़ी घूंघट किए हुए अगल बगल बैठ गई थी। स्नेहल अपना हाथ आगे करके दोनों को देखी और आंखें छोटी करके बोली, इतनी बड़ी घूंघट में आप दोनों कैसे मेहंदी लगाएगी? उनमें से एक ने कहा, हम लगा लेंगे हुक्कुम रानी सा, आप चिंता नहीं करें। स्नेहल को उसकी आवाज़ बहुत अलग लगी। स्नेहल अड़ा टेढ़ा होके देखने की कोशिश कर रही थी। फिर उस लड़की ने कहा, रानी सा आप आराम से बैठो। स्नेहल सीधा बैठ के अपने परिवार की तरफ देखने लगी थी। दादी सा दूर से बोली, बिंदनी की होए। स्नेहल वहां से उठ के भागते हुए जाकर धीरे धीरे धीमे स्वर में बोली, दादी मुझे दोनों लड़कियां अजीब लग रही हैं,
आप ही देखो ना, उनकी घूंघट जरूरत से ज्यादा नीची नहीं है। अर्धांश घूरते हुए बोला, स्नेहल यहाँ सब लेडीज ऐसे ही घूंघट करती है। स्नेहल मुंह बना के बोली, आपने इनकी मर्दाने वाली आवाज सुनी है। स्नेहल भावे चढ़ाकर दोनों लड़कियों को देखते हुए बोली, दादी मैं बोल रही हूँ ये दोनों सही नहीं लग रही हैं। अनुराधा जी बोली, लाड़ो देखे तो आयुषी कितने प्यारे से लगवा रही हैं, कुछ नहीं है बस आप ज्यादा सोच रही हैं। अर्धांश स्नेहल से बोला, अगर नहीं लगवाना इट्स ओके। स्नेहल मुंह लटकाते हुए बोली, लगवाना है पर ठीक है जाती हूँ लगवाने। स्नेहल अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसते हुए उनके पास चली गई थी। अर्धांश अनुराधा जी से स्नेहल को देखते हुए बोला, माँ हम कह रहे हैं इन्हें बिल्कुल लगवाने का मन नहीं है, इसलिए ये नौटंकी करे जुसलुअल। अनुराधा जी स्नेहल को देखते हुए बोली, हो सकता है को नौटंकी कर रही हो, पर आपको भी तो एक बार देखना चाहिए ना। अर्धांश भावे चढ़ा के बोला, हम उन लेडीज के पास जाए और घूंघट उठाकर देखे, वो जो हमारी बीवी है ना उसमें भी जलसे करेगी। अनुराधा जी सर पर हाथ रख के बैठ गई थी। स्नेहल शक वाले नजर से सबको देखे लगी थी। जब वो दोनों लड़कियां अपना हाथ निकल के मेहंदी उठाई तो दोनों के हाथों पर खूब सारा बाल देख के स्नेहल की आंखें बड़ी हो गई थी। स्नेहल हाथ आगे करते हुए खुद से बोली, लड़की ओके इतना बाल हाथ में और हाथ में मदों जैसी हैं, कुछ तो अजीब हैं। दूसरी लड़की स्नेहल के हाथों में लंबी लंबी लाइन बनाने लग गई थी। स्नेहल चीखते हुए बोली, अरे ये क्या कर रहे हो, आपको लगानी आती भी है, ये लाइंस क्यों बना रही हैं आप। स्नेहल के चिल्लाने पर वो डर गई, उसका घूंघट थोड़ा पीछे हो गया था। स्नेहल उसे देख के आंखें बी करके बोली, अरे मैंने कहा कुछ अजीब है, ये लड़का है देखो इसने शर्ट के ऊपर ब्लाउज पहनी है। अर्धांश वहां झटके से कदम बढ़ाकर स्नेहल के पास आ गया था। अर्धांश जैसे ही दबोचता वो घूंघट हटा के स्नेहल के पीछे छुप के बोला, जीजू मैंने कुछ नहीं किया। स्नेहल शौक हो के बोली, श्लोक प्रेयसी जी और राजीव जी भी उसे देख के शौक में थे। श्लोक इशारा करते हुए बोला, ये मेरा प्लान नहीं था, ये प्लान इनका था। अर्धांश और स्नेहल की नज़र बगल में खड़ी दूसरी लड़की पर गई। स्नेहल झांकने की कोशिश की तो वो वहां से भाग निकला। वो अपना लहंगा ऊपर उठाया हुआ था कि उसका नीचे का ट्राउजर और शूज दिख रहा था। अर्धांश श्लोक को देख दूसरी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आर्या का प्लान था। श्लोक हमें हिला दिया था। अर्धांश कमर पर हाथ रख के बोला, आर्या स्टॉप, डोंट डू डेयर। आर्या एक जगह रुक के घूंघट उठा के बोला, ब्रो हम बस सरप्राइज देना चाहते थे। स्नेहल अभी भी हैरान थी। आयुषी भाग के आर्या को गले लगा के बोली, भाई सा आई मिस यू। आर्या अर्धांश पर नजर रख के मुस्कुराते हुए गले लगा के बोला, आई मिस यू टू, प्लीज बड़े भाई सा से बच्चा लेना, उनके घूरने से ही मुझे सुसु आ जाती हैं। स्नेहल अपने हाथ की लकीर देख के पीछे श्लोक को देख के गुस्से में हाथ में लगा सारा मेहंदी उसके गाल पर लगा दिया था। श्लोक अपना गाल साफ करते हुए बोला, दी। स्नेहल गुस्से में बोली, क्या दीदी, बताया क्यों नहीं आ रहे हो, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, वाश मार के सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। श्लोक मुंह लाठका लिया था। अर्धांश श्लोक के सामने खड़े होकर बोला, इनकी गलती है तो डांट रही है, जाए उसे डांटते। आई एम डेफिनेटली श्योर इन्हें लाने का प्लान भी आपके लाडले बच्चे का होगा। स्नेहल अर्धांश को घूरते हुए बोली, मैं उसे भी डांटूंगी और इसकी भी गलती है। ऐसे बार भी बता नहीं मैसेज किया है और यहाँ लहंगा पटोला पहन कर बैठा है। अर्धांश एक नौकर को इशारा करके बोला, इन्हें कमरा दिखाए अभी के अभी। अर्धांश श्लोक को देख के बोला, जाए चेंज कर ले और अपनी दी की टेंशन न ले, हम संभाल लगेंगे। स्नेहल दोनों को खा जाने वाली नज़र से घूर रही थी। अर्धांश उसे भेजने के बाद आर्या की तरफ घूरते हुए गुस्से में बोला, हाउ डेयर यू, गो एंड चेंज इट। आर्या लहंगा उठा के आयुषी से बोला, हम भागते हैं नहीं तो ये जान ले लेगा मेरा। अर्धांश आयुषी को बोला, जाए अपना मेहंदी लगाए और अपनी भाभी को भी बोले लगाने को। स्नेहल का गुस्से में पारा हाई था।
चैप्टर 203 सकाल और गुस्सा। श्लोक अपने अवतार में आया। वो आते हुए प्रेयसी जी और राजीव जी के गले लग गया था। प्रेयसी जी प्यार से गाल चूमते हुए बोली, कैसा है तू? बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है ना अपना, कितना कमजोर हो गया है। श्लोक गले लगा के बोला, ठीक हूँ माँ, कुछ दिन आपके हाथ का खाऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। श्लोक स्नेहल को देखा जो गुस्से में बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। अर्धाश श्लोक को देखा और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, आए सबसे मिलवाए हम। श्लोक धीरे से बोला, जीजू दीदी गुस्सा है, कुछ देर में ठीक हो। अर्धाश स्नेहल को देख के बोला, कुछ डमेन ठीक हो जाएंगे। अर्धाश एक करके मिलवा रहा था, ये दादी सा, वो आयुषी जिसकी सगाई में आप आए हैं, ये मेरी माँ है, और ये आया की मॉम। उद्धरण चिन्ह। श्लोक सबको नमस्ते किया। कुछ देर में कूदते फांदते आर्या नीचे आ गया था। वो बाहें फैला के दादी सा के गोद में बैठते हुए बोला, हेलो हमारी डार्लिंग दादी। आर्या दादी का गाल चूमते हुए बोला, बहुत सुंदर लग रही है आप, आपके खूबसूरती का राज क्या है? दादी सा प्यार से गाल चूमते हुए चेहरे को छूते हुए बोली, हमारे घर का चहल पहल है आपके आने से तो सब कुछ सुंदर हो जाता है, मारो लड़े सर। आर्या खुश होके बोला, हमने आपको बहुत मिस किया। अर्धाश पीछे से आया का कॉलर पकड़ के उठाते हुए बोला, आपको क्या लगता है आप अंग भी 1 साल के बच्चे हैं जो डैडी के घोड़ में बैठे रज। आर्या मुंह बना के अपनी ही टी शर्ट पर लटकते हुए बोला, दादी सा आपने पहले क्यों नहीं बताया हमारे पीछे साकाल है? आर्या खड़ा होके बोला, यार बिग ब्रा, झटके देने से पहले बताकर तो झटके देने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अर्धाश आर्या को अपनी तरफ करके भवे चढ़ाते हुए बोला, आपने बताया हमें यहाँ आने से पहले, ये सब करने से पहले। आर्या का मुंह बना लिया था। अर्धाश घूर रहा था। आर्या पॉड बना के बोला, भाई सा सबसे मिल ले, हम उसके बाद आप फुर्सत में आप हमारी वॉट लगा लेना। अर्धाश कान खींचते हुए बोला, लैंग्वेज। आया कान पकड़ के बोला, भाई सा दर्द हो रहा है, छोड़ दे, आगे से नहीं बोलेंगे। आर्या मुंह बनाकर कान सहलाते हुए स्वर्णा जी के पास गया। स्वर्णा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो तब से खड़े खड़े आर्या को देख ही रही थी। आर्या स्वर्णा जी को गले लगा के बोला, मॉम आप कैसी हैं, और ये आंसू क्यों? देखे हम ठीक है और खुश भी। स्वर्णा जी रोने लगी थी। अर्धांश और स्नेहल एक दूसरे को देखे, उसके बाद अर्धांश भवे चढ़ा के स्वर्णा जी को देखने लगा था। स्वर्णा जी को नजर जब अर्धांश पर गई, वो फटाफट आपने आंसू पोंछ ली थी। स्वर्णा जी गाल छूते हुए बोली, हमारी छोड़ आप कैसे है? वहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है न? अर्धांश सोफा पर बैठते हुए बोला, उसे कोई तकलीफ नहीं है, उसके देखभाल के लिए 4 बॉडीगार्ड, एक फुल टाइम मेड है जो इनका ख्याल रखती हैं। स्वर्णा जी अर्धांश को देखने लगी थी। आर्या मुंह बना के बोला, हाँ मॉम इट्स सो इरिटेटिंग, हम पार्टी तक नहीं कर सकते हैं, वो गार्ड्स हमारे पीछे पड़े होते हैं, ओ गोश हम कैसे हैंडल करते हैं वो हमें ही पता है। आर्या हाथ जोड़ के बोला, भाई साहब प्लीज हम पर थोड़ा सा दया करे, थोड़ी बहुत छूट दे। अर्धांश हाथ फोल्ड करते हुए बोला, जितनी देनी थोड़े दी है हमने। आर्या नाक सिकोड़ते हुए बोला, साकाल से हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं, इन्हें मनाने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। स्वर्णा जी हाथ पकड़ के बोली, आप थक गए होंगे ना, भूख भी लगी होगी, आए हम खाना देते हैं। आयुषी मन ही मन डर रही थी कि उसकी माँ आर्या के कुछ कह न दे और सारा खुशी का माहौल मातम में न बिगड़ जाए। अनुराधा जी मुस्कुराते हुए बोली, स्वरू आर्या को हमसे नहीं मिलने देंगी। आर्या अपने पीछे मुड़ के देखा, वो झटके से पीछे लड़खड़ा कर चिल्लाया, भूत भूत भूत, वहाँ भूत हैं। सब खड़े हो गए थे। अनुराधा जी पास आते हुए बोली, आर्या हमारी बात तो सुने। आर्या अनुराधा जी को अपनी तरफ आते हुए देख के वो रोते हुए आर्या के पीछे छिपते हुए बोला, प्लीज भाई सा हमें बचाएं। दादी सा बोली, आरू वो जिंदा हैं। अनुराधा जी वहीं खड़े होके बोली, हाँ आर्या हम अर्धांश की माँ।
आर्या आंसू भरी आंखों से दादी सा और अनुराधा जी को देखने लगा था। अर्धांश हाथ पकड़ के आगे लाया तो आर्या डर से शरीर कड़ा किया हुआ था। आर्या अर्धांश को देखा, जैसे पूछ रहा था, सच है या नहीं। अर्धांश पल के झपका के हाँ का इशारा किया। आर्या को अभी भी डर लग रहा था। अर्धांश आर्या का हाथ अनुराधा जी को पकड़ा दिया था। आर्या बिल्कुल चौंक गया था। वो धीरे से बोला, आप जिंदा हो। अनुराधा जी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दी थी। आर्या हाथ छोड़ा कर रोते हुए बोला, हम गुस्सा हैं आपसे, कहा थी आपको अंदाजा भी है भाई साहब पर क्या बीती है। वो कितना आपका याद करते थे, आप कैसे दूर कर सकती हैं अपने बेटे को। अर्धांश बीच में बोला, आर्या रोकते हुए बोला, नहीं भाई साहब, आपको हमने देखा है कैसे आप माँ की फोटो को पकड़ के रोया करते थे। हम नहीं माफ करेंगे इन्हें। आर्या वहां से कमरे में चले गए थे। स्वर्णा को तो जैसे दिल में सुकून मिला था और सब शौक थे। अर्धांश सबको देखते हुए बोला, माँ श्लोक पहली बार घर आए हैं, उन्हें कुछ खिलाए पिलाए और आर्या के लिए कुछ कमरे में भेज दे, हम उनसे मिलकर आते हैं। स्वर्णा जी बोली, हम समझाते हैं न, उन्हें हमारी बात आसानी से समझ जाएंगे। आर्या घूरते हुए बोला, नहीं। स्नेहल अपने हाथों की मेहंदी देख के बोली, आप दोनों रुके, हम जाते हैं। स्नेहल जाते हुए मेहंदी लगाने वाली लड़की को बोली, तक आप किसी और को मेहंदी लगाए। स्नेहल आर्या के कमरे में जाकर सिर्फ कमरे का दरवाजा सटाया। आर्या बिना देखे बोला, हमें बात करनी है किसी से। स्नेहल उसके पास आते हुए बोली, वैसे तो मैं इतने गुस्से में हूँ कि तुम्हारे पास आती नहीं। आर्या स्नेहल को देख के बोला, भाभी माँ। उसके पास बैठ के बोली, सिर्फ मेरी बात सुनना और हाँ या ना में जवाब देना। आर्या ने स्नेहल को गले लगाने की कोशिश की तो स्नेहल हाथ दिखा के रोक के बोली, याद है लंदन में मुझसे एक गलती से एक्सीडेंट हो गया था। मेरे कार के सामने एक पागल औरत आ गई थी और हॉस्पिटल में मेरे पास आने के लिए छटपटा रही थी और तुम्हें लगा था वो मुझे मरना चाहती है। तुम्हारे हिसाब से तुम मुझे बचाकर लाए थे। आर्या हाँ में सर हिला दिया था। स्नेहल आगे बोली, पता उस दिन वो औरत अपने परिवार के बारे में छटपटा रही थी। सिर्फ और सिर्फ मिनट गले में अर्धांश का दिया हुआ पेंडेंट देख के पता उस वक्त हम दोनों के सामने औरत कौन थी, वो भी और कोई नहीं, अर्धांश की माँ थी। 204 आर्या की बदमाशी। चैप्टर आर्या की बदमाशी। स्नेहल आगे बोली, पता उस दिन वो औरत अपने परिवार के बारे में छटपटा रही थी। सिर्फ और सिर्फ मिनट गले में अर्धांश का दिया हुआ पेंडेंट देख के पता उस वक्त हम दोनों के सामने औरत कौन थी, वो भी और कोई नहीं, अर्धांश की माँ थी। आर्या शौक में बोला, भाभी माँ आप सच कह रही हैं। स्नेहल पल के झपका के बोली, तुम हर चीज बिना सोचे समझे कैसे करते हो। मैंने कितनी बार कहा है कुछ तो सोच समझ के बोलो। तुम्हें नहीं पता है उनके साथ कितनी बड़ी एक्सीडेंट हुई है। वो जीने मारने की हालत में थी जब उन्हें पागलखाने भेज दिया गया था। टॉर्चर किया गया है, उतने साल वो एक जगह पर कैद थी। सिर्फ उनके यादों में सिर्फ उनका बेटा और पति जिंदा थे, ऐसे तो वो उन्हें मार ही चुके थी। वो पागल न होके उन्हें पागल बनाया गया है। तुम कैसे कह सकते हो उनकी गलती है। सब ने मारा हुआ समझा उन्हें, कोई नहीं ढूंढने किया था उन्हें, तो कैसे गलती हो है उनकी। स्नेहल गहरी सांस लेके बोली, जब मैं घर लाई थी तब तो कुछ बोलती भी नहीं थी। मुझे और मेरे परिवार को एक एक दिन यही सोचने में लगता था कि वो कभी ठीक होंगी भी नहीं। उन्हें तो पता भी नहीं था बाबा अब जिंदा नहीं रहे। स्नेहल आर्या का हाथ पकड़ के बोलो, आर्या तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें 2 माँ का प्यार मिलेगा, क्योंकि अगर मैं मसा जी घर पर होती तो मैं बाबा की दूसरी शादी मानती ही नहीं, और को तो मान भी रही हैं और आयुषी और तुम्हें भी अपना रही हैं। स्नेहल जाते हुए बोली, जितना समझना था समझा लिया, अब मैं किसी चीज को मानने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। आर्या स्नेहल को पीछे से गले लगा के बोला, फिर से माफ कर दे, फिर से बिना समझे गलती कर दी। स्नेहल ने कहा, हाथ हटाओ, मुझसे तो बात करो नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है और ये बातें जाकर मासा को बोलो। आर्या आगे आते हुए बोला, भाभी माँ हमने क्या किया, आप गुस्सा क्यों हैं। स्नेहल साइड से निकलते हुए बोला ना बात मत करो, हटो पागल कहेंगे।
स्नेहल बगल से निकल के नीचे की तरफ जाने लगी थी। आर्या पीछे पीछे स्नेहल का साड़ी का पल्लू पकड़ के प्लीज प्लीज करते हुए आ रहा था। स्नेहल दांत पीसते हुए बोली, आर्या साड़ी छोड़ो। आर्या ने कहा, भाभी माँ प्लीज सुनो ना। सब उन्हें ही देख रहे थे। दादी सा अर्धांश से पूछी, क्या हो गया, ये ऐसे क्यों आ रहे हैं? अर्धांश दोनों को देखे के बोला, स्नेहल को मना रहे हैं, बिना बताए श्लोक को लेकर आए हैं, इसलिए गुस्सा हैं। स्नेहल नीचे आकर रुक के आर्या को घूरी और इशारा की। आर्या सर नीचे करके पल्लू छोड़ दिया था। आर्या अनुराधा जी के सामने खड़ा हो गया था। अनुराधा जी स्नेहल को देखी तो स्नेहल मुस्कुरा दी थी। आर्या उनके पाँव छू के बोला, आई एम सॉरी। अनुराधा जी कांधे पकड़ के ऊपर उठाते हुए बोला, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, हम बहुत खुश हैं को आप अपने भाई से इतना प्यार करते हैं और आप हमें गले लगाए पाँव छूना बेटे बेटियों को शोभा नहीं देता। आर्या मुस्कुराते हुए गले लगा लिया था। आर्या चहकते हुए बोला, भाई सा माँ सा बिल्कुल वैसी है जैसा आप बताते थे और इस तस्वीर जैसा। अनुराधा जी हंसने लगी थी। आर्या हाथ पकड़ के बोला, माँ सा आप हमें वही टेस्टी खाना खिलाएंगी जो भाई सा को खिलाती थी। जब दादी सा और भाई सा बताते थे न तो हमारी मुंह में तो पानी आ जाता था। स्नेहल मुस्कुरा कर फिर से मेहंदी लगाने चली गई थी। अनुराधा जी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ आप कुछ देर इंतजार करें, हम आज अपने तीनों बेटे के लिए खाना बनाकर लाते हैं। आयुषी मुंह बनाकर बोली, माँ सा आर्या के आते ही आप हमें भूल गई। अनुराधा जी मुस्कुराकर बोली, नहीं हम अपने घर की लक्ष्मी को कैसे भूल सकते हैं, उनके लिए तो अलग से भोग लगाएंगे। सब खुश हो गए थे। अनुराधा जी रसोई की तरफ चली गई थी। आर्या उछल के अर्धांश के गोद में चढ़ गया था। अर्धांश आंखें बंद कर लिया था। आर्या हंसते हुए बोला, भाई सा आपका छोटा भाई आया है, थोड़ा खातिरदारी तो करो, लेकिन आप हो कि गुस्सा कर रहे हो। अर्धांश दांत पीसते हुए बोला, आर्या उतरे हमारे ऊपर से। आर्या अपने जीभ से होठों को चाटकर अर्धांश के गाल पर किस करने लगा था। अर्धांश चिल्ला के आर्या को झटकते हुए बोला, आर्या। आर्या नीचे गिर के जोर जोर से हंसने लगा था। स्नेहल मुंह दबाकर हंसने लगी थी। अर्धांश अपना गाल साफ करते हुए घूरने लगा था। सब कोई उन दोनों को देख हंसने लगे थे। आर्या हंसते हुए बोला, नोट फेयर भाई सा, मेरे किस से मुंह बना रहे हो और भाभी किस करती होंगी तो मुस्कुराते होंगे। अर्धांश स्नेहल का चेहरा लाल हो गया था। दोनों को आंखें बड़ी हो है थी। अर्धांश आंखें बढ़ा कि आर्या उठ के पूरे रूम में भागने लगा था। कुछ देर अनुराधा जी सबके लिए खाना बना दी थी। स्नेहल, आयुषी और प्रियसी जी को भी मेहंदी लग चुकी थी। अनुराधा जी और स्वर्णा जी विधवा थी, इसलिए उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई। अनुराधा सबको खाना निकल कर दी। अर्धांश स्नेहल को देख के बोला, माँ हम स्नेहल के साथ खा लेंगे। स्नेहल सुनकर बोली, मुझे नहीं खाना आपके साथ। प्रियसी जी आंखें दिखा के बोली, स्नेहल। स्नेहल सर नीचे कर ली थी। अनुराधा जी मुस्कुराते हुए बोली, आप खाएं हम उन्हें खिला देंगे। आर्या अर्धांश को देख के बोला, हाय प्यार। स्नेहल वहां से उठकर जाने लगी थी। अनुराधा जी बोली, लाडो कहाँ जा रही हैं आप? स्नेहल गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, माँ मैं थक गई हूँ तो तुम में जा रही हूँ, आप प्लीज डिनर करके आना, मुझे भी भूख लगी है। स्नेहल इतना बोलकर चली गई थी। आर्या धीरे से अर्धांश से बोला, भाभी माँ को हुए क्या है, वो आपसे भी गुस्सा है। अर्धांश घूरते हुए बोला, सिर्फ आपके वजह से। आर्या चौंकते हुए बोला, अरे हमारी वजह से क्यों, हमने किया क्या है? श्लोक उदास होके बोला, दी तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए था, कितना परेशान कर दिए हैं। आर्या आंखें बड़ी करके सोचते हुए बोला, क्या ये सच इस वजह से हो रहा है? श्लोक अर्धांश को देख के बोला, जीजू आपको बीच में नहीं आना चाहिए था, अगर नहीं आते तो दी आपसे गुस्सा नहीं होती। अर्धांश प्यार से सर सहला के बोला, ज्यादा न सोचे, मना लेंगे उन्हें। आर्या दांतों तले जीभ दबा लिया था।